तो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये सीए इंटर के लिए चार्ज ऑफ जीएसटी में बेसिकली आपके दो चीज़ें आती हैं, एक आरसीएम और एक कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम हम रजिस्ट्रेशन के साथ करेंगे। तो ये आरसीएम वाला पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना। दिस इज़ वैलिड फॉर जैन 26 एंड मई 26 अटेम्प्ट। लेकिन अभी कोई सितंबर 26 वाला भी, सितंबर 25 वाला भी देख रहा है ना अभी, तो वो भी देख सकता है। तीनों अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। ऑल्दो मे के लिए अगर जो भी रेलिवेंट अमेंडमेंट्स आएंगे, अगर उसका फिर से लेना होगा रिवीजन वीडियो, तो हम फिर से भी ले लेंगे। लेकिन जैन 26 वाले तो फॉर श्योर देख ही सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, उनके लिए तो परफेक्टली अमेंडेड है। और सितंबर 25 वाले भी। चलिए जी, चार्ज ऑफ जीएसटी। सबसे पहले इसके अंदर आरसीएम है। आरसीएम का मतलब क्या होता है? एंड देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। आरसीएम मतलब कुछ भी नहीं होता, बड़ा सिंपल सी बात ये होती है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन ये होता है ना, उसमें होता क्या है कि सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराता है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे से अगर ग्लास खरीदते हैं, तो आप मेरे को विद जीएसटी उसका पेमेंट करेंगे। आप दुकान से अगर एक बिस्किट का पैकेट भी लेने जाते हैं, चॉकलेट भी लेने जाते हैं, तो आप दुकानदार को पैसा दे के आ रहे हो विद जीएसटी, और दुकानदार जीएसटी जमा करा रहा है। मतलब दे आप रहे हो, लेकिन जमा दुकानदार करा रहा है। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जनरली यही होता है कि सप्लायर ही जीएसटी जमा कराता है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगता है? जब गवर्नमेंट को लगता है कि सप्लायर से टैक्स लेना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे टैक्स की चोरी हो सकती है, तो हम रिसीवर को बोलते हैं कि भाई तू टैक्स दे दे। देखो, इन बोथ द केसेस गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है। इन बोथ द केसेस रिसीवर को उतना ही पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो, एक केस लेते हैं। ए ने बी को सामान बेचा, बी रिसीवर है, ए सप्लायर है। 10,000 रुपीज का गुड्स था और 12% जीएसटी की रेट थी। मतलब कितना हो गया? 11,200 रुपीज हो गया। अब बी रिसीवर है, बी ए को कितना पैसा देगा? बी ए को देगा 11,200। और ए क्या करेगा? गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा? 1,200 रुपए जमा कराएगा। ए के पास तो 10,000 रुपए ही बचेंगे। ए के पास कितने बचेंगे? 10,000 रुपीज ही बचेंगे। ठीक है। अब रिवर्स चार्ज में क्या होता है? ए ने बी को सामान बेचा और मान के चलो बी के ऊपर लायबिलिटी है टैक्स जमा कराने की। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि बी ए को 10,000 देगा और बी खुद गवर्नमेंट को 1,200 रुपए देगा। तो देखो, इन बोथ द केसेस गवर्नमेंट को तो 1,200 रुपए ही मिले, ए को 10,000 ही मिले, और बी की पॉकेट से 11,200 ही गए। अब अगर फॉरवर्ड चार्ज है, मान के चलो ए ने बी को सामान बेचा और बी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है, अगर बी टू बी ट्रांजेक्शन है, तो बी आईटीसी ले लेगा जीएसटी की 1,200 रुपीज की। कब? जब बी ने ए को पेमेंट किया पूरा 11,200 और ए ने गवर्नमेंट को जमा करा दिया 1,200, तो बी रिसीवर हो गया, रिसीवर आईटीसी ले लेता है। अगर सपोज करो बी खुद आरसीएम में टैक्स जमा कराए, तो भी 1,200 रुपए की आईटीसी ले लेगा, तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। बस आरसीएम का मतलब इतना है कि गवर्नमेंट के हाथ में कौन दे के आएगा पैसा। सारे फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज में कोई डिफरेंस ही नहीं। फॉरवर्ड चार्ज में भी रिसीवर को आईटीसी मिलती है, रिवर्स चार्ज में भी रिसीवर को आईटीसी मिलती है। फॉरवर्ड चार्ज में भी जितना रिसीवर के पास 10,000 रुपीज गए, एक के पास उसकी पॉकेट में 10,000 ही आए, रिवर्स चार्ज में भी उसके पास 10,000 ही आएंगे। सब कुछ सेम है। बस फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज में इतना फर्क है, गवर्नमेंट को टैक्स कौन दे के आएगा। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स दे के आता है और रिवर्स चार्ज में रिसीवर टैक्स दे के आता है, और कुछ फर्क ही नहीं है। ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड चार्ज कब लगाएं, रिवर्स चार्ज कब लगाएं? कई कई बच्चों का ऐसा माइंडसेट होता है कि अगर अगर सप्लायर जो है, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है और रिसीवर रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम लगता है। ऐसा कई बच्चों को लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं होता कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगा दो। आरसीएम के कुछ केसेस दे रखे हैं, अगर आपका केस उन केसेस में फॉल करेगा जिनको हम बोलते हैं 9(3) वाले केसेस। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, सेक्शन 9 के अंदर 5 सब सेक्शन कवर्ड है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5। 9(1) ये बोलता है कि जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते हैं जिनका टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगता है, वो 9(1) में आते हैं। जैसे आपने मेरे से क्लास खरीदी और मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करा दिया, दैट इज 9(1). आप दुकान से बिस्किट का पैकेट लेने गए, बैग खरीदने गए, दुकानदार ने जीएसटी जमा करा दिया, दैट इज 9(1). 9(2) क्या बोलता है कि फ्यूचर में कभी पेट्रोल डीजल पे जब जीएसटी आएगा, तो उस पर जीएसटी कौन जमा कराएगा? तो जाहिर सी बात है कि रिवर्स चार्ज तो लग नहीं सकता। रिवर्स चार्ज मतलब जो पेट्रोल खुद भरवा रहा है वो गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराए, तो वो तो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो गया।
तो 9(2) के अंदर भी जीएसटी सप्लायर ही जमा कराएगा। तो 9(1) और 9(2) में क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स जमा कराता है। 9(3) आरसीएम का केसेस है जहां पे हम पढ़ने वाले हैं काफी केसेस जहां पे आरसीएम में टैक्स लगता है, और 9(4) में एक केस दे रखा है जहां पे आरसीएम लगता है। तो 9(3) और 9(4) आरसीएम के केस हैं। अब आपको लग रहा होगा कि दो सेक्शंस क्यों बनाया, आपको समझ में आएगा। और 9(5) क्या बोलता है कि ना तो सप्लायर टैक्स देगा ना तो रिसीवर टैक्स देगा, कोई थर्ड पर्सन ही टैक्स देगा जिसको हम ईसीओ बोलते हैं। तो यहाँ पे 9(5), तो आज मोस्टली इस चैप्टर में जो काम का है वो 9(3) और 9(5) काम का है, और 9(4) छोटा सा है वो भी देखेंगे। तो बेसिकली हम ये तीनों सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, 9(3), 9(4 एंड 9(5). शुरू करने से पहले देखो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब फाइनल में तो आप अगर मेरे रिवीजन वीडियोस देखोगे प्लेलिस्ट में जाके तो पूरा इंडिया सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन वीडियोस में व्यू मिल जाएंगे। ठीक है, कोई मार्केटिंग वार्केटिंग नहीं करते, ऑर्गेनिक रहता है, बच्चे एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। अभी इंटर में भी आप लोगों का डालना चालू किया है, आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, बस लाइक कर देना। अब देखो, सुनना मेरी बात। अब अपन आते हैं कहाँ पे, 9(3) पे आते हैं। 9(1) और 9(2) तो कुछ है ही नहीं। 9(1) क्या बोलता है कि भाई जो नॉर्मल जीएसटी लगता है सप्लायर जमा कराता है। 9(2) मतलब कभी फ्यूचर में पेट्रोल डीजल वगैरह पे जीएसटी नोटिफाई होगा तो भी सप्लायर जमा करा देगा। अब 9(3) पे आ जाओ साहब। 9(3) क्या बोलता है, देखो अब रिवर्स चार्ज जो है ना वो हमारे सिलेबस में सर्विसेज का है। ठीक है, तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आता है जीटीए। जीटीए, अब जीटीए आपको आईटीसी में भी काफी बार देखने को मिलता है। तो जीटीए को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में 2 मिनट में समझा देता हूं। देखो भाई, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जो लोग ये जो रास्ते में आपने देखा होगा ना, ट्रक में सामान जा रहा है, पिकअप में सामान जा रहा है, ये सब जीटीए होते हैं। जीटीए का मतलब क्या होता है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो, काइंड ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसको जीटीए बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जम्पशन चैप्टर देखोगे तो एग्जम्पशन चैप्टर में एक बात लिखी गई है कि अगर आप रोड से ट्रांसपोर्टेशन करते हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हो जीटीए और कोरियर से, तो वो टैक्सेबल होता है। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन जीटीए और कोरियर से टैक्सेबल तो होता है। सवाल ये आता है कि जीटीए पे टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा कि रिवर्स चार्ज में लगेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो जीटीए कौन होता है, जो आपका रास्ते में जैसे अपने ट्रक वगैरह जितने भी देखते हो सब जीटीए ही होते हैं, और एक कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं ये कि हाँ भाई हम आपका सामान लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जीटीए पे टैक्स कैसे लगता है। अब जब जीएसटी आ रहा था ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जीटीए पे 12% की रेट से टैक्स लगाया था। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप 12% की रेट से टैक्स दो, और जो भी आपके खर्चे हैं उसकी आईटीसी ले लो। किनको कहा था, जो ये ट्रक वगैरह का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए, जीटीए को, कि आप 12% की रेट पे टैक्स दो और आप अपने खर्चों की आईटीसी क्लेम कर लो। अब इन लोगों का कंसर्न क्या था, इन लोगों का कहना यह था गवर्नमेंट को कि सर हम 12% की रेट से टैक्स दे तो देंगे, पर हमारे पास आईटीसी लेने के लिए है क्या। हमारा जो मेजर खर्चा होता है वो पेट्रोल डीजल का होता है, और पेट्रोल डीजल तो जीएसटी से बाहर है, उसकी तो क्रेडिट मिल नहीं सकती हमें, तो किस चीज की आईटीसी लें भाई। हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सी आईटीसी ले लेंगे कि कभी कभी ट्रक की सर्विसिंग कराई उसकी आईटीसी ले लिया, और आपका कोई टायर वायर खराब हो गया टायर बदलवा लिया उसकी आईटीसी ले लिया। बोले भाई हमारा जो मेजर खर्चा ही जो हो रहा है वो तो पेट्रोल डीजल का हो रहा है। आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हो कि 12% की रेट से टैक्स दे दो और आईटीसी ले लो। आईटीसी लेने के लिए कुछ तो है ही नहीं हमारे पास, किस चीज की आईटीसी ले लो। बात तो सही है, बात तो सही है, किस चीज की आईटीसी ले लो। अब इन्होंने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने इनको दूसरा ऑप्शन दिया। दूसरे ऑप्शन में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि काम करो, पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप 12% की रेट से टैक्स दे दो और आईटीसी क्लेम करो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 5% की रेट से टैक्स दो और आप आईटीसी क्लेम मत करो, फिर आप आईटीसी क्लेम मत करो। तो गवर्नमेंट ने इनको दोनों ऑप्शन दे दिए कि आप देख लो आपको किस में फायदा हो रहा है। 12% में फायदा हो रहा है तो 12% वाला ले लो, 5% में फायदा हो रहा है तो 5% वाला ले लो। अब जो जीटीए ने 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, मतलब वो आईटीसी लेना चाहता है,
ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो आप आईटीसी लेना चाहते हो तो आप एक काम करो, अब आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे दो, क्योंकि आप तो इन एनी केस जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए ही होगे। ठीक है, क्योंकि आपको तो वैसे भी जीएसटी में आप आईटीसी लेना चाहते हो, तो आईटीसी तो तभी लोगे जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा आपने। एक काम करो आप, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो आपका होना तय ही है, इसका मतलब अब आप एक काम करो, आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दो, चाहे आप किसी को भी सर्विस दो। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा केस समझना। अब 5% वाले जीटीए जो, ठीक है, वो कह रहे हैं हमको आईटीसी नहीं चाहिए। अब देश में दिक्कत क्या है कि ऐसे खूब सारे जीटीए हैं जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका अभी टर्नओवर भी एक्सीड नहीं हुआ, या फिर जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है जीएसटी की। खूब सारे 90% जीटीए ने 5% वाला ऑप्शन ही ऑप्ट कर रखा है कि आप तो 5% की रेट से टैक्स ले लो, हमें कोई आईटीसी नहीं चाहिए। तो अब 5% वाला जीटीए जो है वो क्या करने लग गया, गवर्नमेंट उसको बोल रही कि हाँ भैया आपको आईटीसी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब दिक्कत क्या आ रही थी 5% वाले जीटीए केस में, कि वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी तैयार नहीं था। क्योंकि पहली बात तो वो कह रहा था कि मेरा थ्रेशोल्ड ही एक्सीड नहीं हुआ है, मैं तो नहीं लूंगा। वो वो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना एवरीवन। अब आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूं क्या सीन है। अभी तक देखो आपने इतना देखा, अभी तक कितना समझ में आया कि जीटीए के पास दो ऑप्शन थे कि जीटीए 12% को टैक्स देगा और जीटीए 5% की रेट से भी टैक्स दे सकता है। 12% वाले केस में जीटीए को आईटीसी मिल जाएगी, लेकिन 5% वाले केस में जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगी। अब एक पॉइंट ये होता है कि जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा ना तो एग्जम्प्ट है। जीटीए अगर गवर्नमेंट को सर्विस देगा तो भी एग्जम्प्ट है। और जीटीए अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो टैक्सेबल है। अब आपने ये तीनों चीजें पढ़ तो रखी होंगी कि जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो एग्जम्प्ट है, एग्जम्पशन चैप्टर में आप देखोगे गवर्नमेंट को देगा तो भी एग्जम्प्ट है, और रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो टैक्सेबल है। पर आज आपको उनका लॉजिक समझ में आएगा जो शायद पहले समझ में नहीं आता होगा। अब आप सुनना दो केस, मेरी बात ध्यान से। मान के चलो कि एक जीटीए है जिसका नाम है अशोक ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, अशोक ट्रांसपोर्टर्स करके साहब एक जीटीए है। ठीक है, अब सीन क्या है, या फिर अशोक ट्रक वाला ले लेते हैं, चलो अशोक ट्रक वाला। जीटीए का नाम क्या है, अशोक ट्रक वाला। और एक और जीटीए है जिसका नाम है, मान के चलो, गौरी ट्रांसपोर्ट। तो अशोक तो ट्रक वाला, गौरी ट्रांसपोर्टर्स, हाँ ऐसे ही होता है। अशोक ट्रक वाला और गौरी ट्रांसपोर्टर्स। और अशोक ट्रक वाला जो है ना, उसने ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है 12% वाला, और गौरी ने ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है 5% वाला। अब मान के चलो कौन गया, अशोक के पास गया फॉर एग्जाम्पल साक्षी करके एक पर्सन है जो अशोक के पास गई। और साक्षी की खुद की एक फर्नीचर का बिजनेस है साक्षी का, ठीक है, खुद का। अब उसको अपना फर्नीचर दिल्ली से मुंबई लेके जाना था, ठीक है, ट्रक के अंदर। साक्षी ने अशोक से पूछा कि कितने पैसे लगेंगे दिल्ली से मुंबई सामान ले जाने के लिए, तो अशोक ने कहा 1 लाख रुपीज लगेंगे प्लस 12% जीएसटी लगेगा, मतलब 1,12,000 रुपए लगेंगे। अब साक्षी जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्योंकि उसका बिजनेस है, तो साक्षी को इस 12,000 की क्रेडिट मिल जाएगी, साक्षी को तो इसकी आईटीसी मिल जाएगी। तो साक्षी के लिए नेट कितने का पड़ा, 1 लाख का पड़ा। अब अगर साक्षी गौरी के पास जाएगी, गौरी ट्रांसपोर्टर के पास, साक्षी गौरी से पूछेगी कितने रुपए लगेंगे, तो गौरी बोल रही है 1 लाख रुपीज लगेंगे प्लस 5% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 5,000 रुपीज। मान के चलो साक्षी ने गौरी को 1,05,000 रुपीज दे दिए। इस केस में गौरी को अपने खर्चों की आईटीसी नहीं मिलेगी। अशोक 12% वाला है, अशोक को तो अपने खर्चों की आईटीसी मिल जाएगी, लेकिन जो साक्षी है, साक्षी ने अशोक को 12,000 दिए, उसकी भी आईटीसी ले लेगी साक्षी, और साक्षी ने गौरी को जो 5,000 दिए ना, उसकी भी आईटीसी ले लेगी। देखो मैंने आपको क्या बोल रहा हूं, आईटीसी 5% वाले केस में जीटीए को अलाउड नहीं होती। जो जीटीए की सर्विस ले रहा है रजिस्टर्ड आदमी, वो तो लेगा ही ना भाई, उसका तो बिजनेस का खर्चा है, वो तो लेगा ही। पर गौरी 5% वाली जीटीए है तो गौरी को आईटीसी नहीं मिलेगी अपने खर्चों पे, ठीक है, पर अशोक को मिल जाएगी।
अब मान के चलो साक्षी ने गौरी को 1,05,000 रुपीज पे कर दिए, तो साक्षी को 5,000 की क्रेडिट मिल जाएगी। तो इन बोथ द केसेस साक्षी के लिए तो जीटीए का जो खर्चा होगा वो 1 लाख ही पड़ा ना, क्योंकि यहाँ 12,000 की आईटीसी ले लेगी या 5,000 की आईटीसी ले लेगी, तो 1 लाख रुपए का ही पड़ा उसके तो नेट। ठीक है, इन बोथ द केसेस। अब इमेजिन करो कि अब साक्षी जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसकी जगह कोई अनरजिस्टर्ड आदमी, जैसे मान के चलो केशव नाम का एक इंसान है जो कि अनरजिस्टर्ड है, और वो गया अशोक ट्रक वाला के पास और बोला कि भैया मुझे मेरा घर शिफ्ट करना है, घर शिफ्ट करना है मेरे को दिल्ली से मुंबई, कितना पैसा लोगे? तो अशोक जी ने कहा 1 लाख रुपीज लेंगे प्लस 12,000 जीएसटी लेंगे, 1,12,000 रुपए पड़ेगा। अब केशव को तो आईटीसी मिलने वाली नहीं जीएसटी की 12,000 की। केशव गया गौरी के पास, गौरी बोल रही है 1,05,000, तो केशव गौरी के पास जाएगा भी कि अशोक के पास जाएगा? तो केशव गौरी को ही चूज करेगा, क्योंकि ये सस्ते में दे रही है, ये सस्ते में अपना काम कर रही है। अब देखो साक्षी वाला केस अलग था, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड थी, तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको तो 12,000 की भी आईटीसी मिल रही थी और 5,000 की भी आईटीसी मिल रही थी, तो उसके लिए तो नेट अमाउंट 1 लाख रुपए हो रहा था। लेकिन अनरजिस्टर्ड आदमी के पास तो दिक्कत हो रही थी। तो अब इसका मतलब तो ये हो गया कि अनरजिस्टर्ड आदमी हमेशा ही 5% वाले के पास जाएगा, 12% वाले के पास तो जाएगा ही नहीं। तो फिर लोग बोले कि भाई हम 12% का रजिस्ट्रेशन ले ही क्यों? फिर तो 12% का रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब ही नहीं है, फिर तो क्या ही मतलब है 12% का रजिस्ट्रेशन लेने का? आप एग्री करते हो बात से? फिर गवर्नमेंट इस कंक्लूजन पे पहुंची कि काम करते हैं कि अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो वो एग्जेम्प्ट ही होगा, क्योंकि और कोई रास्ता बचा ही नहीं। फिर तो कोई 12% का ऑप्शन लेता ही नहीं, सब 5% में जाते। तो ये तय हुआ कि जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा, चाहे वो 12% वाला हो चाहे वो 5% वाला हो, मतलब अब केशव अशोक के पास जाएगा और बोलेगा मुझे मेरा सामान शिफ्ट करना है दिल्ली से मुंबई, तो अशोक 1 लाख ही मांगेगा और गौरी भी 1 लाख ही मांगेगी, कोई जीएसटी नहीं मांगेगा। तो अब फेयर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब एकदम ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसा केस है कि अशोक केशव के पास ये रीजन है कि भाई गौरी तो सस्ते में ले जा रही है तो गौरी के पास चला जाऊं। अब ये रीजन खत्म हो गया, अब फेयर कंपटीशन हो गया एकदम। लॉजिक समझ में आया? जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तो एग्जम्प्ट क्यों होता है? ठीक है, तो अब जीटीए अगर गवर्नमेंट को सर्विस देता है तो एग्जम्प्ट क्यों होता है, वो भी अभी मैं समझाऊंगा। और जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तो टैक्सेबल है ही। चलो अब ये तय हुआ कि जीटीए के पास दो ऑप्शन है, 12% और 5%। अब 12% वाला जीटीए कह रहा है कि साहब मैं तो आईटीसी लूंगा, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तू आईटीसी लेगा ना, मतलब तू जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो लेगा ही लेगा, तो तू फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर, बात खत्म कर। अब 5% वाले जीटी के पास आए। अब 5% जीटी गवर्नमेंट को क्या कह रहा है? वो कह रहा है सर देखो अनरजिस्टर्ड आदमी को अगर मैं सर्विस देने वाला हूं तब तो एग्जम्प्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं अगर रजिस्टर्ड आदमी को सर्विस दूंगा तो ही टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा, तो ये कह रहा है सर आप मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तो उस रजिस्टर्ड आदमी को बोल दो कि वो आरसीए में टैक्स दे देगा, तो मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। देखो रजिस्ट्रेशन लेने के दो ही फायदे होते हैं, रजिस्ट्रेशन लेने के जीएसटी में दो ही काम होते हैं, जीएसटी देना और आईटीसी लेना। रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि जीएसटी देना और आईटीसी लेना। अब क्या हो रहा है, ये 5% वाला जीटीए कह रहा है कि देखो मेरे को आईटीसी तो लेनी है नहीं, और मेरा टैक्स वैसे भी मैं रजिस्टर्ड आदमी को सर्विस दे रहा हूं तो ही टैक्स लग रहा है, तो मेरा टैक्स रजिस्टर्ड आदमी दे देगा आरसीएम में, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो आप? गवर्नमेंट को भी बात जस्टिफाइड लगी। तो गवर्नमेंट ने अब इस 5% वाले जीटीए को दो ऑप्शन दे दिए कि देखिए एक काम करते हैं कि तेरा टैक्स रजिस्टर्ड आदमी दे देगा आरसीएम में, लेकिन अगर कोई जीटीए 5% वाला हो और वो कह रहा है कि नहीं मैं खुद ही फॉरवर्ड चार्ज में दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि तू दे दे। तो यहां पे दोनों ऑप्शन है, रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज। पर 12% वाले केस में तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब आपको आईटीसी चाहिए तो मतलब आप खुद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे ही लोगे, तो आप ही दे दो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स। फिर तो 12% वाले केस में तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, लेकिन 5% वाले केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आरसीएम ही लगाना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के दे दे कि 5% वाला जीटी का केस है और जीटीए डिक्लेरेशन दे मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देने को तैयार हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स दे सकता है अगर वो रजिस्टर्ड हुआ तो। समझ में आया? ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है कि जीटीए गवर्नमेंट को सर्विस देगा तो एग्जम्प्ट क्यों है? मान के चलो कि अगर एग्जम्प्ट नहीं होता तो इसका मतलब 12% वाला जीटीए अगर गवर्नमेंट को सर्विस देता
तब तो चलो जीटीए ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर लेता, गवर्नमेंट को आईटीसी मिल जाती, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड ही होते हैं जीएसटी में। लेकिन अगर 5% वाला जीटीए है, वो अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, मान के चलो जीटीए तो अनरजिस्टर्ड है, उसने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा, इस उम्मीद में कि मेरा टैक्स तो वैसे भी रिसीवर जमा करा देगा, तो जीटीए 5% वाला अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे और गवर्नमेंट को बोले कि मेरा टैक्स आप दे दो आरसीएम में, गवर्नमेंट, आप जब अभी पढ़ोगे ना गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में, गवर्नमेंट खुद का टैक्स कभी फॉरवर्ड चार्ज में नहीं देती, गवर्नमेंट खुद की लायबिलिटी दूसरों के ऊपर डालती है, तो किसी और की लायबिलिटी गवर्नमेंट कैसे आरसीएम में जमा करा देगी? मतलब आप जीटीए गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है और जीटीए गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे कि आप हमारा टैक्स रिवर्स चार्ज में जमा करा दो, गवर्नमेंट बोलेगी ओ सुन बे, हम खुद का टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में जमा नहीं कराते, हम खुद अपनी लायबिलिटी दूसरों पे डालते हैं, तो तू अपनी लायबिलिटी हम पे डालेगा? इतना बड़ा बन गया क्या तू? गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, ये गड़बड़ है भैया। गवर्नमेंट ने क्या किया, फसाद की जड़ को ही हटाओ, हमारा भी एग्जम्प्ट कर दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद का भी क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया, खुद का भी क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। आ रहा है समझ में? तो जीटीए अगर गवर्नमेंट को सर्विस देगा तो भी क्या है, एग्जम्प्ट है, अनरजिस्टर्ड को देगा तो भी एग्जम्प्ट है, रजिस्टर्ड को दे, रजिस्टर्ड को देगा तो टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल है। 12% में तो फॉरवर्ड चार्ज और 5% में रिवर्स चार्ज भी लग सकता है और फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है। इतना केस समझ में आया क्या? हमने क्या बोला, जीटीए अगर अपनी सर्विस दे रहा है किसी अनरजिस्टर्ड आदमी को तो एग्जम्प्ट है। अभी अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन कौन होते हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे। जीटीए अगर अपनी सर्विस दे रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो एग्जम्प्ट है, रजिस्टर्ड को दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज है, 12% वाला केस है तो, और 5% वाला केस है अनरजिस्टर्ड है तब तो एग्जम्प्ट ही है, और रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लग सकता है, और अगर जीटीए डिक्लेरेशन दे दे तो फॉरवर्ड चार्ज। अभी अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन कौन होते हैं? अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन को आपको ये ट्रीट करना है कि ये रजिस्टर्ड ही है, इनको रजिस्टर्ड ही मानना है आपको, अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन को। अभी अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन कौन है, तो ये लिस्ट दे रखी है आपको, इस लिस्ट के अंदर 2-3 नाम ध्यान में रख लो, बाद में आपको फिर क्लैरिटी आएगी। देखो, एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक बॉडी कॉर्पोरेट, और एक पार्टनरशिप फर्म और एओपी, शुरू के 3 और लास्ट वाला। ये क्या बोल रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं भाई। गवर्नमेंट बोल रही है कोई फैक्ट्री चला के बैठा है जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी लगा के बैठा है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और एलएलपी। अब वो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कह रही है देखो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म नहीं, कंपनी और एलएलपी। तो रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म और एओपी वो नीचे है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर पार्टनरशिप फर्म नहीं आती, वो अलग से दे रखा है, ठीक है। अगर ये लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड भी है ना, तो भी इनका आपको रजिस्टर्ड ही समझना है। इसका मतलब अगर कोई जीटीए किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है तो भाई बॉडी कॉर्पोरेट तो अगर 12% वाला है तो टैक्स लगेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया हमने नई नई कंपनी बनाई है, हम तो अनरजिस्टर्ड हैं, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन जीटी की सर्विस लेता है तो एग्जम्प्ट करो, नहीं, टैक्स लगेगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन है, जीटी की सर्विस अगर कोई कंपनी को मिल रही है तो टैक्स लगेगा। 12% वाला केस है तो फॉरवर्ड चार्ज में, और 5% वाला केस है तब आप बोलोगे सर 5% वाला केस है मान के चलो और जीटीए भी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर कैसे टैक्स लगेगा? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को अगर जीटीए सर्विस देता है तब तो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में टैक्स दे देगा, पर ये अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड लोग हैं। अब जीटीए अनरजिस्टर्ड है और कंपनी ने अगर जीटीए की सर्विस ली, या पार्टनरशिप फर्म, एओपी, या कोई फैक्ट्री या कोई सोसाइटी, उसने जीटीए की सर्विस ली और जीटीए 5% वाला है, तो भाई फिर आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पर टैक्स देना पड़ेगा। कुल मिला के जो अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन है ना, इनको आपको रजिस्टर्ड ही ट्रीट करना है। और नाम आप सिर्फ 4 ध्यान में रख लो, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म और एओपी। बाकी के नाम आपको बाद में समझ में आएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर मैं जीटीए को सम अप करूं तो जीटीए की कहानी इतनी थी कि जीटीए अगर अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो एग्जम्प्ट है, जीटीए अपनी सर्विस गवर्नमेंट को देगा तो एग्जम्प्ट है, और जीटीए अपनी सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो टैक्सेबल है। और जीटीए अगर 12% वाला हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, 5% वाला हुआ
तो रिवर्स चार्ज में लगेगा पहली प्रायोरिटी तो, लेकिन अगर जीटीए डिक्लेरेशन लिख के दे दे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि जीटीए खुद 5% वाला है लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लग जाएगा। ये जीटीए की पूरी कहानी थी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आया तो लाइक कर देना। अब आते हैं जीटीए के बाद जो 12% वाला जीटी है उसको आईटीसी मिल जाएगी अपने खर्चों की, जो 5% वाला जीटी है उसको अपने खर्चों की आईटीसी नहीं मिलेगी। और जो रिसीवर है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई रजिस्टर्ड आदमी अगर जीटीए की सर्विस ले रहा है तो वो चाहे 12% वाले से ले चाहे 5% वाले से ले, उसको तो आईटीसी मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको याद हो आईटीसी के क्वेश्चन में जब हम करते थे और जीटीए की सर्विस लेते थे तो क्वेश्चन में लिखा होता था कि जीटीए के ऊपर 2.5% की रेट से टैक्स लग रहा है, मतलब 5% की रेट से टैक्स लग रहा है। तो हम उस क्वेश्चन में पता है क्या करते थे, हम आईटीसी भी लेते थे जीटीए की और आरसीएम में टैक्स भी पे करते थे। इसका मतलब रिसीवर को तो आईटीसी मिलेगी मिलेगी, भले ही वो 5% वाले जीटीए से सर्विस ले तो भी मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने भी मेरे से क्लासेस ली होंगी तो सारी चीजें डॉट्स कनेक्ट हो रही होंगी, क्योंकि आईटीसी में भी हमने ऐसे ही करा था। अब हम आते हैं जीटीए के बाद मोटर व्हीकल पे आते हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इस चैप्टर में ना देखो 4 ही एंट्री हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। पहला है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जीटीए, स्पॉन्सरशिप और सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आसान है, आप इजीली कर लोगे, बाकी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिक्कत इन्हीं में आती है, और जीटी में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल है जीटीए। क्या ही दिक्कत है, अनरजिस्टर्ड एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल है, 12% में फॉरवर्ड चार्ज, 5% में रिवर्स चार्ज। क्या दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं है जीटीए में। बच्चे फालतू ही परेशान होते हैं जीटीए में। अब जीटीए अनरजिस्टर्ड को एग्जाम्प्ट क्यों है वो आपको लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि अनरजिस्टर्ड आदमी फिर तो कभी भी 12% वाले के पास जाएगा ही नहीं। और गवर्नमेंट के लिए एग्जाम्प्ट क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी और का टैक्स आरसीएम में देना नहीं चाहती, तो गवर्नमेंट का इसलिए एग्जाम्प्ट है। चलो जी, अब आप आ जाओ अगला पॉइंट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। देखो जी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर किसी को बुक्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है ekgclasses.com, वहाँ से आप कर लो। इससे बेस्ट बुक्स आपको नहीं मिलेंगी। इतने ऑथेंटिसिटी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फाइनल में अडॉप्टेड बुक्स नहीं है। आपको पूरे इंडिया में 70-80% बच्चे आपको, आप किसी से भी पूछोगे अपने सीनियर से, रेफर करते हुए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा पहली बारी बुक बनाई है तो कमियाँ होंगी, कोई कमी नहीं है बुक के अंदर। आप इस बुक को आराम से पढ़ो, सॉर्टेड बुक है ये बुक, और क्वेश्चन बैंक उसमें सब कवर्ड है। अब देखो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे आ जाओ। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल रेंट पे ले लिया गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे आपने कोई पिकअप रेंट पे ले लिया, ठीक है, कोई ट्रैक्टर रेंट पे ले लिया, ट्रक रेंट पे ले लिया गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तब तो सप्लायर ही टैक्स देगा फॉरवर्ड चार्ज में। और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने कोई व्हीकल रेंट पे लिया तो एक केस में आरसीएम लगता है, बाकी हर केस में फॉरवर्ड चार्ज लगता है। हम तो आरसीएम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम वो आरसीएम वाला केस देख रहे हैं। आपको हर एंट्री में कहीं ना कहीं आरसीएम मिलेगा। जैसे जीटीए में एक केस में आरसीएम था कि अगर जीटीए ने 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है तो आरसीएम लगता था। अब यहाँ पे आरसीएम कब लगता है तो सुनना, इन्होंने बोला कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में 2 ऑप्शन आते हैं, फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन और फ्यूल कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि भैया मेरे को जयपुर से दिल्ली जाना है, टैक्सी वाले को बोला, टैक्सी वाले ने कहा 5,000 रुपये लगेंगे, मतलब पेट्रोल भी उसी का ही है भाई। आपने बोला मुंबई से पुणे जाना है, कितने पैसे लगेंगे, उसने कहा 5,000 लगेंगे, मतलब पेट्रोल भी उसी का ही है। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में। दूसरा केस है फ्यूल कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। जैसे आप कहीं ट्रिप पे गए, आपने एक्टिवा रेंट पे ली, उसने कहा कितने रुपए लगेंगे, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ही तो पढ़ रहे हैं अपन, आपने एक्टिवा रेंट पे ली, उसने कहा कि भैया 500 रुपये लगेंगे, एक्टिवा रेंट पे दे देंगे हम आपको। अब एक्टिवा रेंट पे लेने के लिए 500 रुपये लगेंगे, क्या उसमें पेट्रोल भी वो देता है क्या? नहीं, पेट्रोल आप ही को भराना पड़ता है। जैसे आप ऋषिकेश गए या आप कहीं पे भी घूमने गए, एक्टिवा रेंट पे लो, पेट्रोल आप ही को भराना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, बोले अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, जैसे जूम कार हो गई, उस केस में तो हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज लगेगा।
इन्होंने क्या बोला, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में भी हमेशा फॉरवर्ड चार्ज, और पैसेंजर में भी जहां कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है, जैसे आपने जूम कार रेंट पे ली, आप ऋषिकेश गए, आपने एक्टिवा रेंट पे ली, तो उस केस में आप कैसे आरसीएम में टैक्स दोगे, आप कोई आरसीएम में टैक्स नहीं दे सकते, तो इन्होंने कहा कि फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। पर अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है कंसिडरेशन के अंदर, अब गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वालों को भी दो ऑप्शन दिए, 5% और 12%, क्योंकि इनका भी यही दिक्कत था। पहला तो गवर्नमेंट ने 12% ही रखा था, कि गवर्नमेंट ने कहा जो भी लोग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं तो वो 12% की रेट से टैक्स दे दो और अपने खर्चों के आईटीसी ले लो। लेकिन वापस ये भी रोने लगे कि हम आईटीसी किस चीज़ के लिए, हमारा तो मेन खर्चा ही पेट्रोल का हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आप 12% वाला ऑप्शन लेते हो तो विद आईटीसी ले लो, और 5% वाला ऑप्शन लेते हो, ठीक है, 5% वाला 5% वाला ऑप्शन अगर आप लेते हो तो विदाउट आईटीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर 12% वाला किसी ने ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई तू जब आईटीसी लेना ही चाहता है तो इसका मतलब तू जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, तो तू फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे देना, बात ही खत्म कर। तो अभी तक देखो फॉरवर्ड चार्ज किन किन लोगों के लिए फिक्स हो गया रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर इन्होंने क्या क्या बोला, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्हीकल ले रहे हो तो भी क्या हो गया, आपका फॉरवर्ड चार्ज हो गया। अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले रहे हो, पर उसके अंदर भी क्या था, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, जैसे जूम कार हो गया, एक्टिवा रेंट पे हो गया, तो भी इन्होंने कहा फॉरवर्ड चार्ज ले लो, अब तो सोचना ही नहीं है। और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भले ही कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड तो है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, बट 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है सप्लायर ने, मतलब सप्लायर आईटीसी लेना चाहता है, तो गवर्नमेंट कह रही भाई तू फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे देना, दिमाग क्यों लगा रहा है, आगे बढ़ो। अब मान के चलो सप्लायर 5% वाला है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि सप्लायर कौन है। अगर सप्लायर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी या एलएलपी। अब भले ही रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर गवर्नमेंट ये मानती है बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब बड़ा आदमी है, कंपनी बना के बैठा है। सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो गवर्नमेंट ने कहा भले ही 5% वाला ऑप्शन है तो भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे दो। अब आप बोलोगे रिवर्स चार्ज लग कब रहा है, एक ही केस में रिवर्स चार्ज लगता है, जब 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा हो और सप्लायर कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, छोटा आदमी है सप्लायर, और रिसीवर कौन है, रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसीवर बड़ा आदमी है, तो आरसीएम लगता है बस। अगर सप्लायर भी छोटा हो और रिसीवर भी छोटा हो तो भी फॉरवर्ड चार्ज। गवर्नमेंट बोल रही है देखो सप्लायर भी छोटा आदमी, रिसीवर भी छोटा आदमी, पकड़ें किसको पहले, सप्लायर को पकड़ो, रिसीवर को क्यों पकड़ रहे हो आप। बोल रहे हैं हर केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है, सिर्फ एक केस में रिवर्स चार्ज लगता है। वो कौन सा केस है, देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, इसका फोटो ले लेना जो बना रहा हूं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, इसके लिए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया जयपुर से दिल्ली 5,000 रुपए, मतलब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के अंदर फ्यूल का पैसा भी शामिल है। और सप्लायर हैज ऑप्टेड फॉर 5%, उसने 5% के लिए ऑप्ट कर रखा है। सप्लायर इज छोटा आदमी अदर देन बीसी, और रिसीवर कौन है, बड़ा आदमी, रिसीवर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम लगेगा, तो आरसीएम लगेगा। अगर आपने ये सारी कंडीशंस मैच कर दी तो आरसीएम लगेगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में, सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, सप्लायर छोटा आदमी है, रिसीवर बड़ा आदमी है, तो आरसीएम लगेगा। इनके अलावा कोई सा भी केस आ गया तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, मतलब सप्लायर भी अगर छोटा आदमी है, रिसीवर भी अगर छोटा आदमी है, तो भी फॉरवर्ड चार्ज। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप वो बताना आंसर उसका। जैसे मान के चलो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का केस है, 5% वाला केस है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में। अब
फॉर एग्जाम्पल एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। उन्होंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी एकेजी प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, चलो मान के चलो ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में। एबीसी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है और इन्होंने अपनी सर्विस दी एकेजी प्राइवेट लिमिटेड को जो कि अनरजिस्टर्ड है। फॉरवर्ड चार्ज लगेगा कि रिवर्स चार्ज, तो आपको हमेशा ही देखना है। देखो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से मतलब नहीं लगाना है यहाँ पे। आपको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आरसीएम कब लगता है? जब सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लगता है। इस वाले केस में सप्लायर कौन है? क्या सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती, एलएलपी आती है और कंपनी आती है। तो सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्या रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है? बिल्कुल रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसीवर कंपनी है। इस केस में आरसीएम लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर रिसीवर तो अनरजिस्टर्ड है, तो बेटा अब उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। किसी और की लायबिलिटी अगर आपके ऊपर आ जाती है तो अब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स देना पड़ेगा, नो इफ एंड बट। समझ में आया ये एग्जाम्पल? ये एकदम एक्सट्रीम लेवल के तगड़े एग्जाम्पल्स हैं। ये इंस्टीट्यूट एग्जाम में अगर पूछ ले 99% बच्चे गलत करके आएंगे। आप जिनसे पढ़े होंगे वो सब आपने ये सब चीज़ें कभी नहीं देखी होंगी, क्योंकि ये थोड़ा इन डेप्थ में जा रहा हूँ और ज़रूरी है भाई, कुछ भी पूछ सकता है आईसीआई। दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो मिस्टर ए नाम के एक पर्सन है जो कि जीएसटी में क्या है? रजिस्टर्ड है। ठीक है, और उन्होंने अपनी सर्विस दी किसको? एबीसी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है? ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी है, 5% वाला ऑप्शन है, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा भी नहीं हो ना कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है या नहीं है, तो आपको मानना है होगा ही मतलब। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है? सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। बिल्कुल, सप्लायर कोई बॉडी कॉर्पोरेट तो है नहीं। क्या रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है? आरसीएम कब लगता है? जब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट हो तब आरसीएम लगता है। भाई इस केस में तो रिसीवर भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और सप्लायर भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, तुम पागल हो, तुमको एक चीज ध्यान में नहीं आ रही क्या? इतनी सी चीज ध्यान में नहीं रख सकते क्या तुम? सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो तो ही आरसीएम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो ये इतना सा ध्यान में नहीं रहेगा तुम्हारे, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट तो आरसीएम लगेगा। क्या रिसीवर यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं है, बात खत्म। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड तो मैं कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूँ, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमने कहीं पर भी लिखा क्या सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिसीवर रजिस्टर्ड होना चाहिए? कहीं नहीं है ऐसा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल भी क्लियर हो गया अब आपका। अब आप आ जाओ अगला, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे एकदम तगड़े तगड़े वाले केस आपको बता रहा हूं। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक रेजिडेंशियल एक कमर्शियल। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। मैं आप ही लोगों से आंसर पूछूंगा, आप ही लोग मुझे बताते चलना। ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसे मान के चलो अपने कॉलोनियों में किसी के घर कमरा किराए पे खाली हो, उसी को तो बोलते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। उस केस में क्या होगा? अब मान के चलो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही है। जैसे मान के चलो खूब सारे लोग होते हैं जो रहने आते हैं ना, घर किराए पे खाली है क्या, और लेने वाला अनरजिस्टर्ड ही होता है जीएसटी में। ठीक है, और वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, मतलब खुद रुक रहा है, अपनी फैमिली को रुकवा रहा है। क्या जीएसटी लगना चाहिए? क्या आप खुद बताओ। ऑफ कोर्स नहीं लगना चाहिए एग्जाम। क्या तुम इस पे जीएसटी लगा दोगे क्या? ना तो
आप वो जो कॉलोनी में जो आंटी जो घर रेंट पे दे रही है कमरा, गवर्नमेंट उससे जीएसटी ले सकती है क्या कि लाओ आंटी जी लाओ, आंटी बोलेगी इधर आ तू इधर आ। ना तो आंटी जीएसटी देने वाली, ना ही वो रिसीवर देने वाला, तो कोई मतलब ही नहीं है, एग्जम्प्ट है। ठीक है। अब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो अपने एम्प्लॉयज को रुकवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो किसी ने एक नई दुकान खोली, दुकान में एक आदमी चाहिए स्टाफ, उसने क्या किया अपने स्टाफ के लिए एक कमरा ले रहा है। तो वो आंटी के घर गया कि आंटी मैंने नई दुकान खोली है, हमारा छोटू है ना आपके घर में रुक जाएगा, अपने एम्प्लॉयज को रुकवा रहा है, आप बताओ इस पे टैक्स लगना चाहिए क्या? कौन देगा? ना तो वो आंटी दे सकती। तो सप्लायर, अब आप बोलोगे सर अगर गलती से आंटी रजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट ने कहा सप्लायर से कोई मतलब नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रोटी कपड़ा मकान बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड है तो वो खुद के लिए यूज लेगा तब तो एग्जाम्प्ट है ही, अगर वो अपने एम्प्लॉयज के लिए लेगा तो भी वो एग्जाम्प्ट ही है। ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस केस में ऐसा कर देती, आंटी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सप्लायर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो टैक्स लगा देती, तो फिर कभी भी इस तरह के लोग जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं ना, जिसने नई नई दुकान खोली है, तो वो ऐसे ही पर्सन के पास घर किराए पे लेने जाएगा जो अनरजिस्टर्ड हो। क्योंकि रजिस्टर्ड आदमी, अगर खुद लॉजिकली सोचो, अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती कि अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो अपने घर का एक कुछ पार्ट रहने के लिए किसी ऐसे इंसान को दे रहा है जो अपने एम्प्लॉय को रुकवा रहा है, और जो अनरजिस्टर्ड हो, रिसीवर अनरजिस्टर्ड हो, मतलब रिसीवर से तो टैक्स लग ही नहीं सकता, और सप्लायर से अगर गवर्नमेंट सप्लायर से लेती तो रिसीवर ऐसे सप्लायर के पास जाता ही क्यों? वो तो ऐसे के पास जाता ना कि जहां सप्लायर भी एग्जाम्प्ट है। तो हमें सप्लायर से कोई लेना देना है ही नहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं, अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड है तो चाहे वो खुद के यूज के लिए ले तो भी एग्जाम्प्ट है, और एम्प्लॉयज के लिए तो भी एग्जाम्प्ट है, और हर चीज लॉजिकल है, कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। चाहे वो जीटीए हो, चाहे वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो, चाहे वो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो, एक एक चीज मैं आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूं, दैट टू इन द रिवीजन वीडियो ओनली। अब देखो, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्लास में तो हम बहुत इन डेप्थ जा जाके डिस्कशन करते हैं जो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में सस्टेन कर जाता है। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही है रहने के लिए, पर रिसीवर रजिस्टर्ड है, जैसे मान के चलो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मैंने एक घर किराए पे लिया अपने पेरेंट्स को रुकवाने के लिए, खुद रुकने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाई मैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ ना, वो मेरे बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड हूँ। मैं अगर घर किराए पे ले रहा हूँ, खुद रुक रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को रुकवा रहा हूँ, तो तुम उसका जीएसटी से क्या लेना देना? मेरे बिजनेस से क्या लेना देना? दैट इज माई पर्सनल ट्रांजेक्शन, वो मेरा पर्सनल ट्रांजेक्शन है। जीएसटी मेरे बिजनेस का है, इस पे क्यों तुम इसको लिंक कैसे कर सकते हो? अगर मैंने घर रेंट पे लिया तो सरकार ने ये प्रोविजन निकाल रखा है कि भाई घर अगर कोई बंदा रहने के लिए रेंट पे लेता है तो एग्जेम्प्ट है। तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस है, तो तुम इस कारण से मेरे पे जीएसटी लगा दोगे क्या? मैं कोई बिजनेस के लिए जगह थोड़ी रेंट पे ले रहा हूँ भाई, अपने खुद के लिए रेंट पे ले रहा हूँ, ये भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड आदमी अपने एम्प्लॉयज को रुकवाने के लिए घर किराए पे ले, अपने एम्प्लॉयज को रुकवाने के लिए घर किराए पे ले, तो गवर्नमेंट ने कहा कि रिसीवर को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग है एकेजी होम्स, उसमें 100 फ्लैट है, मेरे पास एसबीआई आया और बोलता है कि साहब हमारे एम्प्लॉयज को हमें रुकवाना है, क्वार्टर्स रेंट पे देने हैं एम्प्लॉयज को। मैंने एसबीआई से बोला कि 10 लाख रुपीज पर मंथ लगेंगे, एसबीआई मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ दे रहा है, तो इसका टैक्स एसबीआई आरसीएम में देगा, इसका टैक्स एसबीआई आरसीएम में देगा। आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, एसबीआई रजिस्टर्ड है, और आप अपने एम्प्लॉयज को रुकवा रहे हो, तो अब आप आरसीएम में टैक्स दो। ठीक है। अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड होगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का? अब आ जाओ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी जगह जहां से बिजनेस होता है। अगर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से भी बिजनेस होता है तो उसको कमर्शियल ही ट्रीट करना है, उसको रेजिडेंशियल ट्रीट नहीं करना। जैसे एक घर के अंदर डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, तो अब वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, रेजिडेंशियल नहीं रही फिर वो। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है। अब दो दो केसेस हैं यहाँ पे। केस नंबर 1, व्हेन सप्लायर इज अदर देन गवर्नमेंट। रेजिडेंशियल में तो सप्लायर से कोई मतलब है ही नहीं। कमर्शियल में व्हेन सप्लायर इज अदर देन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की भी खूब कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है जो गवर्नमेंट रेंट पे देती है। अगर सप्लायर कौन है? अदर देन गवर्नमेंट है।
अब दो केस बनते हैं। इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जैसे मान के चलो मेरी किसी फूड कोर्ट के अंदर कोई दुकान है, किसी मॉल के अंदर कोई दुकान है और मैं किसी को रेंट पे दे रहा हूँ, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई वो। इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जैसे मान के चलो मेरा बिजनेस ही क्या है, दुकान रेंट पे देना है और उससे अच्छा खासा पैसा रेंट आता है, तो मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो भले ही रिसीवर इज रजिस्टर्ड और रिसीवर इज अनरजिस्टर्ड, ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। तो रिसीवर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ही टैक्स देगा। जब सप्लायर ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिसीवर फिर कोई भी हो, रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, फर्क ही नहीं पड़ता, सप्लायर ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा। सप्लायर ही क्या करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे देगा। लेकिन इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, देखो चैप्टर हम आरसीएम का पढ़ रहे हैं लेकिन मैं फॉरवर्ड रिवर्स सारे ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि फॉरवर्ड का समझ में आएगा तभी रिवर्स का आएगा। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसीवर रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट कह रही है भैया अब रिसीवर रिवर्स चार्ज में टैक्स दे देगा, क्योंकि सप्लायर की तो बस की है नहीं। पर अगर रिसीवर भी अनरजिस्टर्ड है फिर क्या करेंगे, फिर तो जीएसटी ले ही नहीं सकते, ना तो सप्लायर से ले सकते ना ही रिसीवर से ले सकते, तो जीएसटी नहीं आएगा उस केस में। तो ये क्या हो गया, जब सप्लायर कौन है, अदर देन गवर्नमेंट। केस नंबर 2, इफ सप्लायर इज गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ही सप्लायर है, गवर्नमेंट अगर सप्लायर है, गवर्नमेंट तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होती है, और रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि साहब आप ही टैक्स दे दो आरसीएम में। हम गवर्नमेंट कभी भी खुद, गवर्नमेंट की जो इच्छा रहती है ना, गवर्नमेंट की इच्छा यही रहती है कि हमारा टैक्स कोई और दे दे रिवर्स चार्ज में, हमको ना देना पड़े। गवर्नमेंट आलसी है। नॉर्मल केस में तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है भाई जीएसटी में, तो सप्लायर ही दे देगा चाहे रिसीवर कोई भी हो। लेकिन जब बात खुद के ऊपर आई, गवर्नमेंट ने कहा भाई अगर रिसीवर रजिस्टर्ड है तो रिसीवर ही टैक्स दे देगा। पर अगर रिसीवर ही अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट ने कहा देखो एग्जाम तो हम करना नहीं चाहते, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तो अब हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे देंगे। अब हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे देंगे फिर, क्योंकि अब कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब आप इस चार्ट को देखो, इस चार्ट में मैंने सब क्लब कर दिया। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। सबसे पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आओ। अगर आप पर्सनल यूज के लिए रुक रहे हो, खुद रुक रहे हो आप, तो आप रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो फर्क ही नहीं पड़ता भाई। अगर आप अनरजिस्टर्ड भी हो और आप पर्सनल यूज के लिए रुक रहे हो तो भी एग्जेम्प्ट है, और अगर आप रजिस्टर्ड भी हो और आप पर्सनल यूज के लिए रुक रहे हो तो भी एग्जेम्प्ट है। आप देख लो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पर्सनल यूज है, खुद का रहने का यूज है, तो भले ही आप अनरजिस्टर्ड हो भले ही आप रजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, पर आप अपने एम्प्लॉयज डायरेक्टर वगैरह को रुकवा रहे हो, और रिसीवर रजिस्टर्ड है तो रिसीवर आरसीएम में टैक्स देगा, लेकिन अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी का केस है अगर सप्लायर कौन है, अदर देन गवर्नमेंट। सप्लायर कौन है, अदर देन गवर्नमेंट। और अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिसीवर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। पर अगर सप्लायर कौन है, अदर देन गवर्नमेंट है, और रिसीवर कौन है, अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, सप्लायर ही अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सुनना मेरी बात, सॉरी, सप्लायर ही अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सप्लायर ही ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा। लेकिन अगर सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है और रिसीवर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। और अगर रिसीवर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है ना, तो भी उसको अनरजिस्टर्ड ही मानना है फॉर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब अगर रिसीवर है तो रजिस्टर्ड, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, लेकिन रिसीवर कंपोजिशन स्कीम में आता है, छोटा आदमी है, तो भी बोले आप उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स मत लगाओ। फिर अगर रिसीवर रजिस्टर्ड तो है लेकिन कंपोजिशन स्कीम में, तो आरसीएम में टैक्स मत लगाओ, उसको छूट दे दी। कुल मिला के अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसीवर अगर रजिस्टर्ड तो है लेकिन कंपोजिशन स्कीम में, सप्लायर तो टैक्स दे नहीं सकता क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है, और रिसीवर भी टैक्स नहीं देगा उस केस में क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम में है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवर रजिस्टर्ड है, नॉर्मली रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आरसीएम में टैक्स लग जाएगा। और सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवर भी अनरजिस्टर्ड है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा फिर। ठीक है, और अगर सप्लायर गवर्नमेंट है, रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, रिसीवर अनरजिस्टर्ड है तो एफसीएम। ये चार्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी को कवर कर रहा है, इससे बेस्ट चार्ट हो नहीं सकता।
ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। डन, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी भी डन हो गया। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी भी डन कर लिया, जीटीए कर लिया, और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब इधर आ जाओ, लीगल सर्विसेज, ये तो आसान है। देखो लीगल सर्विसेज केस में क्या होता है, लीगल सर्विसेज, लॉयर्स जो है ना, लॉयर्स, भाई देखो जजेस और लॉयर्स देश में ये अलग लोग हैं, थोड़े से वीआईपी लोग हैं। तो जो लॉयर्स हैं वो भी जजेस के साथ कनेक्टेड ही रहते हैं। इन्होंने बोला कि देखो हम तो जीएसटी वीएसटी नहीं देने वाले। अब इन्होंने क्या बोला, अगर कोई लॉयर, अगर कोई लॉयर मतलब अगर कोई एडवोकेट लीगल सर्विसेज दे रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। क्यों एग्जेम्प्ट किया, जैसे मान के चलो अपनी क्लास में केशव आता है, का डिवोर्स हो रहा है, वो लॉयर के पास गया, तो क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए क्या? देखो प्रैक्टिकली आपको बताऊं ना, देश में 90% लॉयर अनरजिस्टर्ड ही हैं, क्योंकि उनका टर्नओवर ही एक्सीड नहीं हो रहा। ऐसे टाइम पास कर रहे हैं 90% लॉयर, तो 10% ही हैं जो एकदम टॉप कैटेगरी के लॉयर है। 10 पे ही ज्यादा बोल दिया, 5% ही लॉयर है जो ढंग के लॉयर है, बाकी तो सब टाइम पास ही कर रहे हैं। उनका कौन सा टर्नओवर एक्सीड हो रखा है? गवर्नमेंट ये मानती है कि देखो लीगल सर्विसेज केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन सर्विस लेगा तो एग्जेम्प्ट ही है, फिर दिमाग ही नहीं लगाना। गवर्नमेंट ने ये बोला कि लीगल सर्विसेज अगर कोई रजिस्टर्ड आदमी लेगा तो ही टैक्सेबल है, और वो भी पता है कब, अगर लीगल सर्विसेज कोई रजिस्टर्ड आदमी ले रहा है जो कि प्रीवियस ईयर में रजिस्टर्ड हो। इकलौता लीगल सर्विसेज ऐसा है जहां पे प्रीवियस ईयर देखा जाता है। तो जब जब लीगल सर्विसेज का क्वेश्चन आएगा ना, चाहे वो आईटीसी में आए, तो आपको प्रीवियस ईयर का टर्नओवर पक्का बताएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा आएगा कि फलाना एंड फलाना पर्सन ने या कंपनी ने लीगल सर्विसेज रिसीव करी, आपको बताया जाएगा कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना था। अगर प्रीवियस ईयर का इनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ही करंट ईयर में आरसी में टैक्स लगेगा। देखो सपोज करो, जैसे मान के चलो मैंने एक नई कंपनी बनाई एकेजी प्राइवेट लिमिटेड, मेरा टर्नओवर 500 करोड़ है करंट ईयर में, इसी साल बनाई है मैंने और इसी साल 500 करोड़ हो गया। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मैंने लीगल सर्विसेज ली है, ये एग्जम्प्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो मैं अनरजिस्टर्ड था ना। अगर मैं प्रीवियस ईयर में रजिस्टर्ड हूं और मैं करंट ईयर में लीगल सर्विसेज ले रहा हूं तो ही आरसीएम में टैक्स लगेगा। ठीक है, अब मान के चलो ये कंपनी जो एकेजी प्राइवेट लिमिटेड है, ये सेकंड ईयर में, ईयर 2 में लीगल सर्विसेज ले रही है, तो ईयर 1 का टर्नओवर देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो फिर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। तो लीगल सर्विसेज केस में आरसीएम में टैक्स लगता है, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं लगता। अनरजिस्टर्ड पर्सन को लीगल सर्विस दोगे तो एग्जाम्प्ट ही है। रजिस्टर्ड पर्सन लेगा जो कि प्रीवियस ईयर में इसका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रखा था, तो वो आरसीएम में टैक्स दे देगा। याद रहेगा लीगल सर्विसेज। ठीक है, देखो लीगल सर्विसेज और ध्यान से सुनना, लीगल सर्विसेज और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इन पे सेम प्रोविजन लगते हैं, ये आरसीएम चैप्टर में आते हैं। और कोर्ट या ट्रिब्यूनल, वो आप सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल 3 में आपने देखा होगा, ये जीएसटी से बाहर है। जैसे मान के चलो कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, हाई कोर्ट में, कोर्ट फीस भी लगती है, वो जो जीएसटी से बाहर है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर कोई फीस ले रही है वो जीएसटी से बाहर है। लेकिन अगर लीगल सर्विसेज या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का केस है तो वो एग्जम्पशन और आरसीएम चैप्टर में जाता है। एग्जम्पशन चैप्टर क्या बोलता है कि लीगल सर्विसेज अगर कोई अनरजिस्टर्ड आदमी लेता है या गवर्नमेंट लेती है तो एग्जम्प्ट है, रजिस्टर्ड आदमी लेता है तो टैक्सेबल है। अगर उस रजिस्टर्ड आदमी का भी प्रीवियस ईयर में अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ही टैक्सेबल होगा, अदरवाइज एग्जम्प्ट हो जाएगा।
ये लीगल सर्विसेज की कहानी थी, याद आ रही होगी आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लीगल और आर्बिट्रल एकदम सेम है। अब आते हैं स्पॉन्सरशिप, जिसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं और एग्जाम में आने के 99 भी नहीं 100% चांसेस है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना स्पॉन्सरशिप में, वो ये होता है कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। देखो, लाइफ का एक सिंपल सा रूल है कि अगर कभी भी डाउट हो कि सप्लायर कौन है और रिसीवर कौन है, तो समझ जाना जो पैसा दे रहा है वो रिसीवर है और जो पैसा ले रहा है वो सप्लायर है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे टाटा है, टाटा आईपीएल स्पॉन्सर करता है। पैसा कौन सप्लायर है कौन रिसीवर है, इसमें डाउट रहता है बच्चों को, तो आप समझना टाटा पैसा दे रहा है बीसीसीआई को, तो टाटा रिसीवर है, बीसीसीआई सप्लायर है। टाटा का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, टाटा रिसीवर है। ठीक है, अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को अगर एग्जम्पशन चैप्टर में लेके जाएं, तो आप एग्जम्पशन चैप्टर में एक पॉइंट देखोगे कि अगर कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट है, उसका स्पॉन्सरशिप हो रहा है, तो वो तो एग्जम्प्ट ही है। जैसे इंडियन टीम का कोई मैच है, इंडियन फुटबॉल, इंडियन हॉकी या इंडियन क्रिकेट, या कोई रणजी का मैच है, उसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है और स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे दे रहा है, वो तो जीएसटी से एग्जम्प्ट है। लेकिन उसके अलावा अगर स्पॉन्सरशिप है तो क्या टैक्स लगेगा? मतलब तब तो टैक्स लगेगा, वो एग्जम्प्ट है, उसके अलावा टैक्सेबल है, लेकिन टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, कब रिवर्स चार्ज में लगेगा, तो वो सुनो। स्पॉन्सरशिप में इन्होंने क्या बोला, सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और रिसीवर कौन होना चाहिए? देखो, रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होगा तो आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो एक डॉक्टर था, मान के चलो जिसका नाम है डॉक्टर राज, और वो एक ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, डॉक्टर राज ब्लड डोनेशन कैंप। और उनको एबीसी एंड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, उन्होंने पैसा दिया डॉक्टर राज को 5 लाख रुपीज और कहा जो ब्लड डोनेशन कैंप आप चलाओगे तो पीछे उसमें हमारा बैनर लगा देना, हम आपका स्पॉन्सर कर देते हैं। ठीक है, सप्लायर कौन है इसमें? डॉक्टर राज, जिनको पैसा मिला वो सप्लायर है, पर डॉक्टर राज तो इंडिविजुअल है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट तो है नहीं। रिसीवर क्या बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है? बिल्कुल, रिसीवर पार्टनरशिप फर्म है। तो अब इस केस में रिसीवर को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब एबीसी एंड कंपनी को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे एबीसी एंड कंपनी तो अनरजिस्टर्ड है, तो किसी और का टैक्स अगर आपके ऊपर आ रहा है आरसीएम में, तब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 24 में देखोगे, और अब आपको आरसीएम में टैक्स देना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। ठीक है, सप्लायर कौन? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसीवर कौन? पार्ट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है, मान के चलो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और एक और कंपनी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। अब एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसको पैसे मिले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से स्पॉन्सरशिप के, मतलब एक्स वाई जेड सप्लायर है और एबीसी रिसीवर है। एक्स वाई जेड अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, और एबीसी जो रिसीवर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। फॉरवर्ड चार्ज की रिवर्स चार्ज, तो हमको क्या देखना है? सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन हमारे वाले केस में तो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर जो है ना एक्स वाई जेड, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अब इसकी लायबिलिटी किस में आ जाएगी? फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये तो अनरजिस्टर्ड है, कोई बात नहीं, देखो समझना मेरी बात। फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी है, सप्लायर को पे करनी है, तो वो थ्रेशोल्ड का वेट करेगा, जब तक उसका थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं होगा तब तक उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है।
अब XYZ सप्लायर है, इसी की लायबिलिटी थी फॉरवर्ड चार्ज में, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड है तो कोई GST नहीं लगेगा। पर अगर RCM में किसी और की लायबिलिटी आ जाती है तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझना, जैसे मैं हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को 20 लाख रुपीस का GST में थ्रेशोल्ड मिला है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपसे पैसा ले रहा हूं, लायबिलिटी मेरे ऊपर ही है, तो मेरे को ही टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में जमा कराना है, लेकिन मैं 20 लाख का थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मुझे मिल जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी है, जब तक मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होगा तब तक मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। लेकिन मान के चलो मैंने किसी से ऐसी सर्विस या गुड्स लिए का टैक्स मुझे रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ रहा है, मतलब किसी और का टैक्स मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उस केस में मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही मेरा थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हुआ हो। तो इस वाले केस में, जैसे अब ये ब्लड डोनेशन वाला कैंप था, इसमें सप्लायर था मिस्टर राज और रिसीवर था एबीसीएन कंपनी पार्टनरशिप फर्म। स्पॉन्सरशिप वाला केस था, तो हमने क्या बोला था भाई, इस केस में आरसीएम लगेगा, क्योंकि सप्लायर तो कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन रिसीवर अनरजिस्टर्ड था इस वाले केस में, हमने क्या बोला कि भैया अब रिसीवर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी और की लायबिलिटी अब रिसीवर के पास आ गई। लेकिन ये वाला जो केस है ना, सेकंड वाला, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी, उसने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। अब इसको फिर से ड्राफ्ट कर लेते हैं। XYZ कौन है, सप्लायर है, और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, रिसीवर है, और XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या है, सप्लायर है। और ये अनरजिस्टर्ड है, और रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है, तो स्पॉन्सरशिप में हमने क्या पढ़ा था, सप्लायर कौन होना चाहिए, अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो ही आरसीएम लगेगा। लेकिन हमारे वाले केस में तो सप्लायर ही कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर है जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है। अब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं देखते हम, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर कौन है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अब इस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, लेकिन सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, तो ठीक है, कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड ही एक्सीड नहीं हुआ, तो फिर इस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर बहुत ही इन डेप्थ जा रहा हूं, अब आप एक काम करो, स्पॉन्सरशिप को 1 मिनट रीड करो और एग्जाम्पल देखो। एवरीवन, सॉरी केशव, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब जैसे सप्लायर कौन है, एकेजी टू एकेजी लिमिटेड, एकेजी इंडिविजुअल है, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसीवर कौन है, एकेजी लिमिटेड, तो आरसीएम। दूसरा केस, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एकेजी लिमिटेड टू एकेजी, तो फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। देखो कंफ्यूजन पता है मोस्टली कहाँ होता है, 3 सर्विसेज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, 3 सर्विसेज में बहुत कंफ्यूजन होता है, सप्लायर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा, बस उनकी टेबल ये ध्यान रख लेना तो काम हो जाएगा। पहला, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसीवर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, तो आरसीएम लगता था। स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसीवर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म, तो आरसीएम। तीसरा जो इसमें आता है वो सिक्योरिटी सर्विसेज आता है, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, बस इन तीनों में ही कंफ्यूजन होता है, बाकी तो आरसीएम चैप्टर पूरा इजी है, जीटीए में भी कुछ भी नहीं है, जीटी भी इजी है। अब आगे सुनो, गवर्नमेंट सर्विसेज पे आते हैं, सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट पे आते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट का आप, एक मैं आपको एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट की पूरी डिटेल्स
दे रखी है, तो वहाँ से देख लेना आप, मतलब मैं करा देता हूँ रिवीजन। गवर्नमेंट का रिवीजन यहाँ से कर लो, मैं सब कवर कर दिया मैंने। देखो जी, इधर आ जाओ, पेज नंबर 5.16, पूरी एक टेबल बताई है और एक चार्ट भी है। तो गवर्नमेंट जो है ना, वो आम जनता के भले के लिए बनी है। गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल। गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज दे तो वो तो एग्जम्प्ट होनी चाहिए, लेकिन कुछ सर्विसेज पे टैक्स लगाया। जैसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। गवर्नमेंट का अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई सर्विस देता है तो टैक्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देखो, अगर गवर्नमेंट अपना एग्जम्प्ट कर देती तो फिर ब्लू डार्ट और डीटीडीसी बोलते कि हमारा भी एग्जम्प्ट करो। तो टू मेंटेन फेयर कंपटीशन, गवर्नमेंट ने कहा अगर ब्लू डार्ट पे टैक्स लगा रहे हैं तो हमारे भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे टैक्स लगाना पड़ेगा, तभी फेयर बात रहेगी। तो इन्होंने क्या बोला, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर कोई सर्विस दे, चाहे वो किसी को भी दे, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट किसी दूसरा कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को सर्विस दे, तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर कोई सर्विस दे, उस पर रिवर्स चार्ज लग भी नहीं सकता। आप खुद लॉजिकली सोचो कि इंडियन पोस्ट का एक ऑफिस है, आप लाइन में खड़े हुए हो, एक मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, मेरे को बच्चों की बुक्स भिजवानी है, और बाकी 10 लोग और खड़े हुए हैं। अब एक पोस्ट के 100 रुपए लगते हैं, 90 रुपए प्राइस, 10 रुपए जीएसटी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो मेरे से 90 रुपए ले ले और मेरे को बोले कि 10 रुपए आप आरसी में जमा करा देना, और बाकी जो लाइन में लोग खड़े हैं उनसे 100 रुपए ले ले? जो लाइन में लोग खड़े हैं ना, वही मारेंगे उसको, बोलेंगे भाई तू क्या भेदभाव करता है, क्या आदमी गाड़ी में आया तो तू इससे क्या 90 रुपए लेगा फिर? और दूसरा, वो पर्सन के पास भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सिंपल बोला, भाई इस केस में आरसीएम लगाना प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं। उन्होंने बोला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर कोई सर्विस दे, चाहे रजिस्टर्ड को दे, चाहे अनरजिस्टर्ड को दे, चाहे टू गवर्नमेंट ही हो, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज एग्जम्प्ट हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे पोस्ट कार्ड। कार्ड चलते थे पहले के जमाने में इतना सा। इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी बुक पोस्ट भी पोस्ट कार्ड जैसा ही होता है। बुक पोस्ट का मतलब ये नहीं किताब पोस्ट कर दी। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका वेट 10 ग्राम से भी कम है, तो ये चारों वैसे एग्जम्प्ट ही होते हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि तो एग्जम्प्ट ही होते हैं। इन्होंने क्या बोला, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अगर वो कोई टिकट भी बेच, कुछ भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। दूसरा केस देखो, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। अगर एयरक्राफ्ट या वेसल, एयरपोर्ट पे बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं, पोर्ट पे बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं, बोले उसमें भी रिवर्स चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। भाई आप भेदभाव कर ही नहीं सकते एयरपोर्ट पे कि भैया कोई रजिस्टर्ड आदमी है, कोई सर्विस ले रहा है तो चल तू आरसीएम में टैक्स दे दे, और अनरजिस्टर्ड को बोले कि चल तू फॉरवर्ड चार्ज में दे, नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या बोला, एयरक्राफ्ट और वेसल तो भी फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, सपोज करो आप वॉल्वो में बैठे हो, एसी वॉल्वो है, ठीक है। अब उसके अंदर कोई रजिस्टर्ड आदमी बैठे चाहे अनरजिस्टर्ड बैठे, भाई टैक्स तो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। एसी ट्रेन में आप बैठे हो, टिकट कटता है, एसी ट्रेन में जीएसटी लगता है। और ऐसा नहीं है कि अनरजिस्टर्ड आदमी को बोलेंगे कि आप आरसीएम में टैक्स दे देना, पॉसिबल ही नहीं है भाई। सभी के लिए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। पहले 3 में इन्होंने क्या बोला, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, पहले 3 में, ठीक है। अब आता है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में ये लोग क्या बोल रहे हैं, याद करो, अगर गवर्नमेंट कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देती थी रजिस्टर्ड आदमी को, तो आरसीएम में टैक्स लगता था, और अनरजिस्टर्ड आदमी को देती थी तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगता था। पर इन्होंने क्या बोला कि अगर गवर्नमेंट अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो एग्जम्प्ट कर दिया। ये जो टेबल मैंने बनाई है ना, ये इतनी सारी एंट्रीज का मर्जर बना दिया है मैंने, एग्जम्पशन और आरसीएम को पूरा मर्ज करके मैंने ये टेबल समअप करी है। आरसीएम चैप्टर को लिया, एग्जम्पशन को लिया, और एग्जम्पशन में भी खूब सारी एंट्रीज थी, उनको मैंने मर्ज करके बनाया। देखो,
खाली चार्ट या टेबल पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट है ना वही मैंने किया है। देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, और किसी चीज की कमी भी बहुत ज्यादा बुरी है और किसी चीज की अति भी बहुत ज्यादा बुरी है। तो कई बच्चे जैसे फाइनल में भी क्या करते थे, खूब सारी इस तरह की शॉर्ट फॉर्म चीजें एग्जाम से पहले रिवाइज करके चले जाते थे कि चार्ट रिवाइज कर लिए, टेबल टेबल रिवाइज कर ली। तो एग्जाम में चार्ट ही चार्ट चलते हैं दिमाग में, हमको तो क्वेश्चन लिखने हैं ना भाई। तो लिमिटेड है एकदम, जहां पे बहुत रेलिवेंट है जरूरी है वहीं मैंने चार्ट्स बनाए, वरना फिर हमारा दिमाग में चार्ट चलते रहते हैं और हमारे को आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा मन करता है वैसे ही बना के आ जाए एग्जाम में जो हमने क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनरजिस्टर्ड पर्सन लेगा फॉरवर्ड चार्ज, रजिस्टर्ड लेगा रिवर्स चार्ज, और गवर्नमेंट लेगी तो एग्जम्प्ट है। अगला आता है एनी अदर सर्विस। गवर्नमेंट इनके अलावा कोई सी भी सर्विस दे, इनके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई सी भी सर्विस दे रही है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो एग्जम्प्ट है। रजिस्टर्ड को दे रही है तो आरसीएम में टैक्स लगेगा, और गवर्नमेंट को दे रही है तो एग्जम्प्ट है। अच्छा आप अगला केस सुनो। देखो पहली तीन सर्विसेज तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगेगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। अब रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी या कोई दूसरी सर्विस में रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है अगर गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड आदमी को सर्विस दे। तो सवाल ये आता है कि जो रजिस्टर्ड आदमी है ना, वो अगर 100 रुपए की सर्विस ले रहा है गवर्नमेंट से, 500 रुपए की सर्विस ले रहा है, 1000 रुपए की सर्विस ले रहा है, तो उस पर भी टैक्स रिवर्स चार्ज में देगा, इतना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, दिक्कत नहीं आएगी क्या उसको? अब खुद सोचो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो इन्होंने क्या बोला कि भाई आरसीएम में अगर टैक्स लग रहा है ना, गवर्नमेंट अगर किसी को सर्विस दे रही है और आरसीएम में टैक्स लग रहा है तो तभी लगेगा जब अमाउंट 5,000 से ज्यादा है। तो 5,000 तक है तो एग्जम्प्ट है। इसका मतलब ये 5,000 रुपए की लिमिट यहाँ पे भी लगेगी कि अगर कोई गवर्नमेंट रेंट पे प्रॉपर्टी देती है किसी रजिस्टर्ड आदमी को तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। वो कभी लगेगा जब अमाउंट 5,000 से ज्यादा हो, क्योंकि छोटे मोटे ट्रांजेक्शन को कितना रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे? ऐसे थोड़ी कि 10 रुपए की कोई सर्विस ली किसी रजिस्टर्ड आदमी ने तो वो आरसीएम में टैक्स देगा। 1,000 रुपए की सर्विस पे आरसीएम में टैक्स देगा। तो 5,000 रुपए की लिमिट फिक्स कर दी इन्होंने, 5,000 की क्या कर दी, एक लिमिट फिक्स कर दी कि 5,000 रुपए तक क्या हो जाएगा साहब, आपको कोई टैक्स नहीं देना, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर हम इसको सम अप करें तो मैंने देखो टेबल भी बनाया है, सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, कंप्लीट लिंकेज ऑफ आरसीएम एंड एग्जम्पशन। तो देखो सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट या वेसल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर से रिलेटेड सर्विस दे, तो चाहे किसी रजिस्टर्ड आदमी को दे चाहे किसी अनरजिस्टर्ड आदमी को दे, इनफैक्ट चाहे गवर्नमेंट को दे तो टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में। लेकिन अगर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, रेजिडेंशियल पर्पज का केस है, और अनरजिस्टर्ड आदमी को गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी दे रही है, अनरजिस्टर्ड आदमी को, तब तो एग्जम्प्ट है ही। रजिस्टर्ड आदमी को गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, और वो खुद अपने एम्प्लॉयज वगैरह के लिए रुक रहा है तो आरसीएम, और खुद रुक रहा है तो एग्जम्प्ट। वो तो आपने पढ़ ही लिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर यही होता है। और गवर्नमेंट अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है किसी अनरजिस्टर्ड आदमी को तो फॉरवर्ड चार्ज, और रजिस्टर्ड आदमी को दे रही है तो रिवर्स चार्ज। और इनके अलावा ये तीन सर्विसेज और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इन चार सर्विसेज के अलावा कोई एनी अदर सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट अदर देन अबाउ चार्ट में जो चार सर्विसेज कवर्ड है उनके अलावा अगर इनके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तब तो एग्जम्प्ट है, और रजिस्टर्ड को देगी। और अमाउंट अगर 5,000 से ज्यादा है तो ही आरसीएम लगेगा, अगर अमाउंट 5,000 या लेस है तो द अमाउंट इज 5,000 और लेस देन एग्जम्प्ट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पूरा गवर्नमेंट को मैंने समअप करवाया है यहाँ पे। ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग? देखो पहले से पढ़ रखा होगा तो समझ में आ रहा होगा, पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर भूल जाओ। तो अब आपको आरसीएम में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट वहीं पे अपन ने लिंकेज करवा दिया पूरा। ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ, जिन्होंने भी क्लासेस देखी है ना और ली हैं उनके 50 में से 35 प्लस तो फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे। अब देखो अपन ने सारे बड़े बड़े पॉइंट्स पढ़ लिए, गवर्नमेंट वाला भी देखा। गवर्नमेंट में क्या देखा? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, एयरक्राफ्ट वेसल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो फॉरवर्ड चार्ज, रजिस्टर्ड को तो रिवर्स चार्ज। पर रिवर्स चार्ज में टैक्स तब लगेगा जब अमाउंट 5,000 से ज्यादा हो, 5,000 रुपये तक एग्जम्प्ट है।
और इन चारों के अलावा कोई दूसरी सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रही है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो एग्जेम्प्ट है, और रजिस्टर्ड को देगी तो आरसीएम में टैक्सेबल है बिजनेस के लिए, अगर अमाउंट 5,000 से ज्यादा हो तो। अप टू 5,000 हो तो एग्जेम्प्ट है, एग्जैक्ट 5,000 भी एग्जेम्प्ट है। अब सारी डिफिकल्ट चीजें देख ली, एक्सेप्ट एक सिक्योरिटी सर्विसेज बाकी है, वो देखना बाकी है। अब आ जाओ डायरेक्टर पे, ये सिंपल है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर अगर कोई सर्विस दे रहा है किसी कंपनी को, कंपनी टैक्स देगी आरसीएम में, क्योंकि डायरेक्टर से टैक्स लेना पॉसिबल नहीं है। अब इसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं, इसमें बच्चा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा सप्लायर कौन है, रिसीवर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं, ये सब नहीं, ये इजी पॉइंट्स हैं। जहां कंफ्यूजन हो रहा है वहां मैं टेबल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये जो टेबल है इसमें 3 ही पॉइंट्स में कंफ्यूजन होगा आपको, बाकी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। सप्लायर रिसीवर का जो कंफ्यूजन है ना वो 3 ही पॉइंट में होगा बस। डायरेक्टर सर्विसेज में क्या लिखा हुआ है, देखो डायरेक्टर सर्विसेज में ऐसा लिखा हुआ है, सप्लायर कौन है, डायरेक्टर, रिसीवर अगर कंपनी है तो कंपनी ही टैक्स देगी आरसीएम में, जाहिर सी बात है। देखो एक कंपनी में हजारों डायरेक्टर, मान के चलो एक कंपनी में खूब सारे डायरेक्टर हैं, ठीक है। ऐसे देश में कितनी कंपनी है, एक कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर से टैक्स लेना पॉसिबल है कि कंपनी से? तो बेटर है ना कंपनी से आरसीएम में टैक्स ले लो। अगर आप डायरेक्टर से टैक्स लेने जाओगे ना तो डायरेक्टर तो बोल देगा मेरा थ्रेशोल्ड ही एक्सीड नहीं हुआ, मैं नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ने कहा अगर कंपनी डायरेक्टर को पैसा दे रही है तो वो आरसीएम में टैक्स जमा कराएगी तभी पैसा देगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा डायरेक्टर अगर कंपनी से सैलरी ले रहा है तो सैलरी तो वैसे जीएसटी से बाहर है, तो अगर डायरेक्टर को कंपनी से कोई पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी तो वो तो वैसे जीएसटी से बाहर है। अदर देन सैलरी मिल रहा है, जैसे सिटिंग फीस हो गई या कोई और पैसा मिल रहा है डायरेक्टर को कंपनी से अदर देन सैलरी, उसका टैक्स कंपनी आरसीएम में जमा कराएगी। तो डायरेक्टर सपोज करो कंपनी को अगर इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर कोई सर्विस दे रहा है और उसको सैलरी मिल रही है तो सैलरी तो जीएसटी से बाहर हो ही गई। डायरेक्टर अगर कंपनी को इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर कोई सर्विस दे रहा है लेकिन उसको अदर देन सैलरी कोई फॉर्म में पैसा मिल रहा है तो कंपनी आरसीएम में टैक्स दे देगी। और मान के चलो अगर डायरेक्टर कंपनी को प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो वहां पे फिर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी वाला केस देखेंगे कि भाई अगर डायरेक्टर कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है और डायरेक्टर रजिस्टर्ड है तो डायरेक्टर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे देगा। अगर डायरेक्टर कंपनी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा है और कंपनी से अपने एम्प्लॉयज रुकवा रही है तो कंपनी आरसीएम में टैक्स दे देगी। अगर डायरेक्ट देखो समझना, फिर वो नॉर्मल केस बन गया भाई, फिर उसमें डायरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। मान के चलो डायरेक्टर के पास एक घर खाली पड़ा था, कंपनी को रेंट पे दे दिया, तो उसमें डायरेक्टर वाले प्रोविजन क्यों लगा रहे हो, उसमें तो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी वाले प्रोविजन लगाओ। फिर कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर अगर इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर कंपनी को कोई सर्विस दे रहा है तो कंपनी आरसीएम में टैक्स देगी। अगर डायरेक्टर कोई दूसरी सर्विस दे रहा है तो फिर उसका पॉइंट देखेंगे कि फॉरवर्ड चार्ज लगाए कि रिवर्स चार्ज लगाए। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। सिमिलरली इंश्योरेंस एजेंट है भाई, इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे, अब एक इंश्योरेंस कंपनी के हजारों एजेंट हो सकते हैं, एजेंट से कहां से गवर्नमेंट टैक्स पकड़ लेगी? तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक तालाब ही पकड़ लो, एक तालाब ही पकड़ लो, ठीक है, बेटर देन कि एक एक मछली पकड़ो, पूरी तालाब पकड़ लो, सारी मछली आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिकवरी एजेंट सर्विस। ये क्या बोल रहा है रिकवरी एजेंट? जैसे बैंक वाले कई बार पैसा डूब रहा होता है तो रिकवरी करवाते हैं ना, वसूली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सपोज करो बैंक ने क्या किया, रिकवरी एजेंट हायर किए। अब एक बैंक के खूब सारे रिकवरी एजेंट होते हैं, गवर्नमेंट ने कहा भाई बैंक से ही आरसीएम में टैक्स ले लो। ये तो एजेंट तो बोल देंगे कि हमारा तो थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हुआ, इनसे कहाँ से टैक्स पकड़ते फिरेंगे एक एक आदमी को। तो अच्छा बैंक से आरसीएम में टैक्स लो। अब रिकवरी एजेंट से रिकवरी कौन करवाएगा? फॉरवर्ड चार्ज में अगर टैक्स ले तो इन्होंने बोला रिवर्स चार्ज में बैंक की टैक्स दे देगा, वो बेटर है, ठीक है। इंश्योरेंस और रिकवरी का केस समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ो, कॉपीराइट सर्विसेज टू ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। जैसे क्या था, कोई म्यूजिक कंपोजर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई आर्टिस्ट है, जैसे एक फिल्म के अंदर 100 खूब सारे आर्टिस्ट काम करते हैं, 100 आर्टिस्ट काम करते हैं छोटे बड़े, तो भाई उन आर्टिस्ट से टैक्स लेना पॉसिबल नहीं है, तो इससे अच्छा है कि सीधा प्रोड्यूसर से टैक्स ले लो। कोई गाना बन रहा है उसमें खूब सारे लोग काम कर रहे हैं, तो बेटर है म्यूजिक कंपनी से टैक्स ले लो। अब मान के चलो कोई ए आर रहमान किसी के लिए गाना गा रहे हैं टी सीरीज के लिए, तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई ए आर रहमान को गाना गाने तो उसको आप जीएसटी में मत उलझाओ, उनको आप टी सीरीज को बोला कि आप आरसीएम में टैक्स दो। और ए आर रहमान तो चलो बड़े इंसान है,
तो छोटे छोटे खूब सारे लोग होते होंगे जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, अपना काम करते हैं, तो उनसे कैसे गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लेगी? उन्होंने कहा कि भाई रिसीवर को बोल दिया कि आप ही टैक्स दो आरसीएम, सिंपल सी बात है। सिमिलरली ऑथर और पब्लिशर के लिए भी था ऐसा, ऑल्दो अभी थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने। जैसे मान के चलो सप्लायर ऑथर है, कोई ऑथर है जो बुक लिख रहा है किसी पब्लिशर के लिए, जैसे आर डी शर्मा सर करके एक बुक आती थी, याद करो आर डी शर्मा सर। आर डी शर्मा सर ऑथर थे, पब्लिशर कौन था? दनपत राय पब्लिकेशन थी, सबके पास पढ़ी किसी ने होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। सप्लायर कौन है? आर डी शर्मा सर, और रिसीवर कौन है? दनपत राय। ठीक है, बोले शर्मा सर बुक लिख रहे हैं, दनपत राय बेच रहा है, दनपत राय पब्लिशर है, शर्मा सर को रॉयल्टी के पैसे मिलते हैं, तो टैक्स कौन देगा? गवर्नमेंट ने कहा रिसीवर ही टैक्स देगा, शर्मा सर को मत उलझाओ, शर्मा सर से टैक्स नहीं लेना। रिसीवर को ही बोल दिया जनपत राय को कि तू टैक्स दे दे। लेकिन अब क्या दिक्कत हो रही थी समझना, जैसे आर डी शर्मा सर बुक लिख रहे हैं दनपत राय के लिए, दनपत राय पब्लिकेशन, तो इसका टैक्स गवर्नमेंट ने बोला रिसीवर देगा आरसीएम में, आर डी शर्मा सर सप्लायर है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी शर्मा सर को क्यों डिस्टर्ब करें, शर्मा सर बढ़िया मैथमेटिक्स की किताब लिख रहे हैं, गवर्नमेंट को अपने पुराने दर्द याद थे, बोले हमको भी बचपन में बहुत हमारे मास्टर ने कूटा था शर्मा सर की किताब के ऊपर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बनते नहीं थे। गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी शर्मा सर तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनाए और उनकी जिंदगी भी तहस नहस होती रहे जैसे हमारी हुई थी। तो गवर्नमेंट शर्मा सर को एकदम फोकस में रखना चाहती थी कि सर आपको कोई जीएसटी से लेना देना नहीं है, आपका टैक्स रिसीवर आरसीएम में देगा, आप जीएसटी वीएसटी भूल जाओ, आप तो मैथमेटिक्स की किताब बनाओ बढ़िया बस। और दिक्कत क्या हुई, दनपत राय पब्लिकेशन रोने लगा, वो कहने लगा कि सर देखो मैं बुक्स बेचता हूं, बुक्स बेचना जीएसटी से बाहर है, ठीक है, बुक्स बेचना एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, बुक्स बेचना क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, सेल ऑफ बुक्स इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब बोल रहा है कि सर देखो अगर मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं ना तो मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड भी नहीं थी, क्योंकि अगर कोई पर्सन कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई करे तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं होती। अब बोले लेकिन मेरे ऊपर शर्मा सर की लायबिलिटी आ गई आरसीएम में, अब इनके कारण मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है। बोले वरना तो मैं बुक्स बेच रहा था ना, मैं कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई करता हूं ना, मेरे को जीएसटी देना था ना, मेरे को आईटीसी मिलनी थी, मैं रजिस्ट्रेशन लेके भी क्या करता। पर मैं शर्मा सर के चक्कर में फंस गया, आरसीएम में टैक्स देना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा समझ गए हम तुम्हारी बात। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, शर्मा सर को बोला कि सर अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स दे सकते हो। ऐसे कंपलसरी नहीं करा कि अब ऑथर ही टैक्स देगा, अभी भी लॉ में प्रोविजन क्या है, पब्लिशर ही टैक्स देगा। लेकिन अब एक एक्सेप्शन भी डाल दिया कि अगर ऑथर चाहे, ऑथर खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भी दे सकता है, सो दैट पब्लिशर बच जाएगा। लेकिन शर्मा सर के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं करा, शर्मा सर आज भी फ्री है। अगर उनको लगता है कि उनको टैक्स नहीं देना तो उनका टैक्स आज भी दनपत राय ही देगा देगा आरसीएम में। वो तो एक ऑप्शन दे दिया कि अगर सप्लायर चाहे सप्लायर भी दे सकता है, और अगर उसने वो ऑप्शन ऑप्ट किया तो 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है, फिर वो ऑप्शन 1 साल तक वो चेंज नहीं कर सकता। लॉजिक समझ में आ रहा है? कॉपीराइट वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप एक बार सिक्योरिटी सर्विसेज पे आ जाओ, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। यहां पे कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज की बात कर रहा है ये? सिक्योरिटी पर्सन, बॉडीगार्ड, वॉचमैन, गनमैन। आईटी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, कैमरा सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, सिक्योरिटी पर्सन जहां पे किसी पर्सन का होना जरूरी है। अगर वो आपने किसी रजिस्टर्ड आदमी को दी, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। देखो सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर कौन है? रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। और वो रजिस्टर्ड भी कंपोजिशन स्कीम या टीडीएस काटने के लिए नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रजिस्टर्ड होना चाहिए अदर देन कंपोजिशन स्कीम वाला। अगर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उसको अनरजिस्टर्ड ही मानेंगे। फिर इन्होंने बोला सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। अगर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो रेसिपिएंट कोई भी हो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल सप्लायर कौन है?
ABC एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उन्होंने अपनी सर्विस दी XYZ एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। बताओ फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसीवर कौन है? रजिस्टर्ड आरसीएम। आरसीएम आ रहा है समझ में? दूसरा केस, एकेजी प्राइवेट लिमिटेड अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने सिक्योरिटी सर्विस दी मिस्टर ए को, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सप्लायर कौन है? एकेजी प्राइवेट लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट है, भले ही अनरजिस्टर्ड है पर बॉडी कॉर्पोरेट है। फॉरवर्ड चार्ज। अब आप बोलोगे सर ये तो अनरजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज में कैसे टैक्स देंगे? जीएसटी नहीं लगेगा जब तक थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं होगा, नहीं लगेगा जीएसटी। समझ रहे हो? सप्लायर है एकेजी प्राइवेट लिमिटेड, रिसीवर है PQR प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब क्या होगा? सप्लायर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है ना, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, नो जीएसटी। आ रहा है समझ में? ये जो टेबल थी ना इसमें डाल लो सिक्योरिटी सर्विसेज। सप्लायर कौन? एनी पर्सन अदर देन बीसी। तो सप्लायर तो तीनों में ही सेम है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, स्पॉन्सरशिप और सिक्योरिटीज में। रिसीवर कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो तीनों के रिसीवर ध्यान रखने हैं आपको। तो आरसीएम, बस इस टेबल को ध्यान में, इससे 100-200% क्वेश्चन आएगा, 100 नहीं 200%। इस टेबल में से जितने पॉइंट लिखे ना, तीन तीन में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, चलो सिक्योरिटी सर्विसेज भी खत्म हुआ। सिक्योरिटी कौन सी? सिक्योरिटी पर्सन वाली। अब आ जाओ बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये एग्जामिशन में भी है और आरसीएम में भी है। इस टेबल का फोटो ले लेना सभी लोग, नहीं तो बना लेना जितने भी यूट्यूब वाले हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो गद्दारी कर रहे हो तुम लोग फिर। चलो जी, अब बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट कौन होते हैं वो ध्यान से सुनना। देखो, बीएफ और बीसी। बैंक क्या करता है? बैंक बैंक बीएफ हायर करता है छोटे मोटे काम करने के लिए। जैसे आपने देखा है बैंकों में कोई बंदा बैठा होता है, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दे रहा होता है। गांव के अंदर बैंकों की खूब सारी योजनाएं आती हैं जो गांव वालों को समझाता है। ठीक है, वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता। बैंक क्या करता है? बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट करता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? वो बीएफ बड़ा छोटा आदमी होता है, 15-20 हजार रुपए मिलते हैं उसको। तो बैंक पैसा दे रहा है बीएफ को, बीएफ सप्लायर है, बैंक रिसीवर है। मतलब बीएफ सर्विस दे रहा है बैंक को टेक्निकली, बीएफ सप्लायर है, बैंक रिसीवर है। जो पैसा देता है वो रिसीवर होता है, जो पैसा लेता है वो सप्लायर होता है। गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो बीएफ से टैक्स लेना तो पॉसिबल है नहीं, तो बैंक से ही ले लेंगे आरसीएम में। तो इस केस में बैंक आरसीएम में टैक्स दे देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन और रखा, और गवर्नमेंट ने ये बोला भाई अगर बीएफ रूरल ब्रांच का बीएफ है तो एग्जाम कर दिया, जिससे बीएफ प्रमोट हो रूरल ब्रांच में जाने के लिए, कम से कम जीएसटी बचेगा तो पैसा ज़्यादा आएगा। तो अगर रूरल ब्रांच का बीएफ हो तो एग्जाम है, अर्बन ब्रांच का बीएफ है तो बैंक आरसीएम में टैक्स देगा। अब आता है बीसी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट।
ये भी बैंक को सर्विस देते हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या होते हैं? ये थोड़े बड़े आदमी होते हैं। जैसे कभी कभी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे बैंक के एम्प्लॉय जाना ही प्रेफर नहीं करते, तो वहां पे वे सपोज करो एसबीआई को अपनी कोई ब्रांच खोलनी है, तो एसबीआई क्या करेगा, कोई किसी के साथ टाइप कर लेगा, एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट के साथ टाइप कर लेगा, उसके पास 5-7 लोगों की टीम होगी, काइंड ऑफ वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक डमी बैंक चलाएगा, एसबीआई उसको ऑथराइज करेगा। अब उसमें जो भी एम्प्लॉयज होंगे ना, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के आदमी होंगे, एसबीआई के नहीं होंगे। समझ रहे हो? पॉइंट इज दैट कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट बड़ा आदमी, भाई उसकी पूरी टीम है, वो काइंड ऑफ एक डमी बैंक चला रहा है, क्योंकि उसको किसी ने ऑथराइज कर दिया। बीएफ तो छोटा आदमी है, बीसी तो मतलब पूरी की पूरी बैंक चला रहे हैं लोग। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे मेरे अंडर में 5 आदमी है, 10 आदमी है, मेरे को एसबीआई ने बोला कि आप यहाँ पे ब्रांच खोलो, अपना हमारा लोगो यूज करो और चलाओ, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज यहाँ नहीं आएंगे। तो बीसी बड़ा आदमी है, बीसी अगर बैंक को सर्विस देगा तो फॉरवर्ड चार्ज में बीसी ही टैक्स देगा इसका। पर अगेन अगर बीसी रूरल ब्रांच में बैंक खोल के बैठा है तो उस केस में एग्जम्प्ट है। तो कुल मिला के बीएफ हो या बीसी हो, अगर वो रूरल ब्रांच में अपनी सर्विस देंगे तो एग्जम्प्ट है। अर्बन ब्रांच में बीएफ अगर सर्विस देगा बैंक को तो आरसीएम, बीसी अगर सर्विस देगा बैंक को तो फॉरवर्ड चार्ज। अगला सवाल ये आता है, जैसे मान के चलो सुनना, एक बीसी है, वो बैंक को सर्विस दे रहा है, अर्बन ब्रांच है, कौन टैक्स देगा? बीसी टैक्स देगा, फॉरवर्ड चार्ज। बीसी ने एक बीएफ अपॉइंट कर लिया, बीसी भी तो कर ही सकता है ना एक बीएफ अपॉइंट, ठीक है, बीएफ बोल लो, एजेंट बोल लो, कोई भी बोल लो। अब बीसी ने क्या किया, एक बीएफ अपॉइंट कर लिया, उसको वो पैसा दे रहा है, इसका टैक्स कौन देगा? बीएफ तो फॉरवर्ड चार्ज में दे नहीं सकता, तो इसका टैक्स अब बीसी आरसीएम में देगा। कुल मिला के बीएफ कभी भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं दे सकता, छोटा आदमी है। और रूरल ब्रांच होगा तो एग्जम्प्ट हो ही जाएगा। चलो जी, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी अपन ने कर लिया, सिक्योरिटी सर्विसेज भी कर लिया, गवर्नमेंट भी कर लिया। अब देखो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे पेट्रोल पंप के नीचे, मूवी हॉल में वो कार्ड बेचने वाला रहता है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ले लो। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, वो बैंक या एनबीएफसी को सर्विस दे रहे हैं, बैंक वाले उनको पैसा देते हैं, इसलिए तो काम कर रहे हैं वो। इन्होंने क्या बोला, सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल है और रिसीवर अगर बैंक या एनबीएफसी है तो आरसीए में टैक्स लगेगा। अगर सप्लायर इंडिविजुअल के अलावा कोई भी है, पार्टनरशिप फर्म है, जैसे मान के चलो बैंक ने किसी पार्टनरशिप फर्म को ठेका दे दिया, आपको करना है काम, बैंक ने किसी कंपनी को ठेका दे दिया, तो फिर वही लोग देंगे फॉरवर्ड चार्ज में। ध्यान रखना, मैंने क्रक्स में भी लिखा हुआ है, सप्लायर अगर इंडिविजुअल होगा तो ही, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी आप इस पॉइंट में डाल लो। बस इस टेबल के अंदर ही 4 ही पॉइंट आएंगे। लास्ट पॉइंट इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, बस ध्यान रखो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अलावा कोई भी हुआ तो गड़बड़ है। और रिसीवर कौन? बैंक या एनबीएफसी, तो आरसीए में टैक्स लगेगा। एक आईटीसी में क्वेश्चन था, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आप सर्विस दे रहे हो, बैंक के अलावा किसी और को दे रहे हो, तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा। इंडिविजुअल है लेकिन रिसीवर बैंक नहीं है, तो नहीं। एक और आईटीसी में क्वेश्चन था आप ही लोगों के, कि रिकवरी एजेंट की सर्विस दे रहे हैं कार डीलर को। भाई रिकवरी एजेंट की सर्विसेज अगर आप बैंक या एनबीएफसी को दोगे तो ही आरसीएम लगेगा। अगर आप रिकवरी एजेंट की सर्विसेज किसी कार कंपनी को दे रहे हो, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दो। समझ रहे हो? जैसे रिकवरी एजेंट में हमने पढ़ा था ना, सप्लायर कौन है? रिकवरी एजेंट। रिसीवर या बैंक या एनबीएफसी, तो ही आरसीएम में टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो जी, अगला आता है मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ये ओवरसीइंग कमेटी क्या काम करती है, कौन सी कमेटी होती है? जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे देश में जब केस होने लगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डर लगा। उन्होंने कहा कि जो लोग भी 500 करोड़ या उससे ऊपर के लोन लेते हैं ना, तो उनकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी पड़ेगी अब, कि मतलब उनके प्रॉफिट भी हैं कि नहीं है,
लोन रीपे करने की कैपेसिटी भी है कि नहीं है, तो उसके लिए एक बॉडी अपॉइंट की, ओवरसीइंग कमेटी, जो ओवरसी करती रहेगी कि आपका बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा। ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को सर्विस दे रही है तो उसका टैक्स आरबीआई आरसी में जमा कराएगा, ओवरसीइंग कमेटी टैक्स जमा नहीं कराएगी। चलो जी, सारे पॉइंट अपन ने कवर कर लिए। लास्ट पॉइंट ये है, अगर आप सिक्योरिटीज खरीदते हो बेचते हो, जैसे जमीन खरीदते हो और बेचते हो, उस पर जीएसटी नहीं लगता, सिमिलरली सिक्योरिटीज पे भी नहीं लगता। लेकिन जमीन आप किसी को रेंट पे देते हो उस पर तो लगता है। सिमिलरली अगर आप सिक्योरिटीज किसी को रेंट पे दे रहे हो, तो कुछ बड़ी बड़ी अप्रूव्ड इंटरमीडियरीज होती हैं जो खरीदती हैं, तो इस केस में आरसी में टैक्स लगेगा। इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा काम का है नहीं आपके। अगला लास्ट पॉइंट आता है, अगर सप्लायर इंडिया के बाहर का है और रिसीवर इंडिया का है, तो रिसीवर ही इंडिया में टैक्स देगा आरसीएम में, क्योंकि सप्लायर से टैक्स लेना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका टैक्स रिसीवर को देना पड़ेगा, सप्लायर की बस की नहीं है टैक्स देने की। ठीक है साहब, इसी के साथ आपका 9(3) खत्म हो जाता है। सारे 9(3) की अपने सर्विसेज कवर कर लिए। ठीक है, ये रिवीजन वीडियो आप एक बार देखोगे, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो काम हो जाएगा, 2 बार देखोगे तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगला आता है आपका 9(4) और 9(5). अब सुनना मेरी बात, पहले अपन 9(5) करते हैं। 9(5) क्या होता है? 9(5) क्या बोलता है कि जैसे 9(3) में, अब देखो, अब 9(3) में कभी भी लाइफ में डाउट नहीं आना चाहिए कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड रिसीवर रजिस्टर्ड तो ही आरसीएम में लगेगा। नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, सप्लायर भी रिसीवर भी। अगर आपका केस 9(3) में आ गया तो फिर 9(3) में आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रिसीवर रजिस्टर्ड तो ही आरसीएम लगता हो, ऐसा नहीं है। 9(3) हमने आरसीएम देखा। अब 9(5) क्या बोलता है कि ना तो फॉरवर्ड चार्ज ना ही रिवर्स चार्ज, एक थर्ड पर्सन ही टैक्स देगा, जिसको हम बोलते हैं ईसीओ। ईसीओ कौन होता है? पहली बात तो, जो दो लोगों को मिलाने का काम करता है। जैसे ओला है तो कार ड्राइवर और कस्टमर को मिलाने का काम कर रहा है, अमेजॉन सप्लायर और बायर को मिलाने का काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ईसीओ। दो लोगों को मिलाने का काम कर रहा है। ईसीओ तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं ईसीओ। कोई अपनी ही वेबसाइट से अपना सामान बेचे तो उसको हम ईसीओ नहीं बोलते। मैं मेरी ही वेबसाइट से मेरी क्लासेस बेचूं तो आई एम नॉट अ ईसीओ, पर मैं मेरी वेबसाइट से किसी और की क्लासेस बेचूं किसी और स्टूडेंट को, तो फिर वो ईसीओ हो जाता है। ठीक है, अब ईसीओ में भी जैसे दो तरह के ईसीओ होते हैं, एक नॉर्मल ईसीओ और एक 9(5) वाले ईसीओ। नॉर्मल ईसीओ में तो क्या होता है कि सप्लायर ही टैक्स जमा कराता है, पर 9(5) वाले ईसीओ में सप्लायर जमा नहीं कराता, ईसीओ टैक्स जमा कराता है। टैक्स डिपॉजिट कौन कराता है? ईसीओ कराता है, क्योंकि सप्लायर के बस की नहीं है टैक्स जमा कराना। 9(5) में कौन कौन से ईसीओ कवर होते हैं? 4 ईसीओ कवर आते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना। जैसे शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया अपन, फॉर एग्जाम्पल राहुल, एक बच्चा क्लास में आता था, राहुल ओला में बैठ के ओयो में गया, वहां जाके उसने अर्बन क्लैब वाली आंटी को बुलाया और फिर स्विगी से खाना मंगा के खाया। समझना मेरी बात। सबसे पहले आते हैं ओला। ओला मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के केस में, फॉर एग्जाम्पल राहुल नाम का एक बच्चा था, वो एक कैब में बैठ गया, कैब ड्राइवर का नाम था राम प्रकाश। राम प्रकाश नाम का बंदा था। क्या गवर्नमेंट कभी राम प्रकाश जी से टैक्स ले सकती है क्या? भले ही राम प्रकाश जी का टर्नओवर कितना ही हो जाए, राम प्रकाश जी टैक्स नहीं देने वाले। भले ही उनका थ्रेशोल्ड 20 लाख से ऊपर हो जाए, पहली बात तो होना ही मुश्किल है, हो भी गया तो भी गवर्नमेंट कैसे पकड़ लेगी? गवर्नमेंट ने कहा भाई इस केस में ना तो सप्लायर से टैक्स देंगे। अभी गवर्नमेंट राहुल के पास जाएगी, जो कि पैसेंजर प्रिंस पैसेंजर बन के बैठा हुआ है, राहुल जी टैक्स दो जीएसटी। तो राहुल क्या बोलेगा? अरे भाई जल्दी से ओयो छोड़ यार, तू क्या टैक्स वैक्स कर रहा है, तेरे कारण मेरा क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूँ क्या? मतलब जल्दी से छोड़ भाई, ओयो चल ओयो, नहीं तो मैं पैदल भाग के जाऊंगा। तो ना तो सप्लायर दे सकता ना रिसीवर दे सकता। तो इस केस में गवर्नमेंट ने ओला कंपनी को बोला कि आप ही सारा टैक्स दे दो। पर इन चारों पॉइंट में एक एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि सप्लायर ही टैक्स देगा उस केस में। वो एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई पर्सन, अगर कोई सप्लायर जो कि अपने आप में एक कंपनी हो और वो ओमनी बस की सर्विस दे ईसीओ के थ्रू, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, सप्लायर कंपनी भी हो और ओमनी बस की सर्विस दे, तो उस केस में क्वेश्चन में लिखा आएगा ओमनी बस। ओमनी बस होती है ओमनी बस। सप्लायर अगर कंपनी और ओमनी बस की सर्विस दे तो उस केस में क्या होगा? फिर सप्लायर ही टैक्स दे। तो उस केस में ओला कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट का। दूसरा केस आता है ओयो।
ओयो मतलब अकोमोडेशन सर्विसेज। जैसे गोवा, बीबो, मेक माई ट्रिप, ओयो, ये क्या करते हैं, अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल राहुल ने ओयो से एक होटल बुक कराया जिसका नाम था मान के चलो होटल फन टाइम। होटल फन टाइम एक होटल था जिसमें 4 कमरे थे, मान के चलो छोटा सा होटल था, अनरजिस्टर्ड था, 4-5 कमरे थे, शेडी सा होटल था एकदम। गवर्नमेंट ने होटल वाले को बोला होटल फन टाइम को भी जीएसटी दे दो। होटल वाला बोल रहा भाई साहब कौन सा जीएसटी, हम तो अनरजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ने राहुल को बोला कि भाई तू दे दे। राहुल बोले भाई जल्दी से चाबी दे यार होटल की, क्या जीएसटी वीएसटी कर रहा है, मैं क्या कोई रजिस्ट्रेशन लूंगा कि जो जीएसटी जमा कराऊंगा मैं। तो गवर्नमेंट ने ओयो को बोला कि आप ही टैक्स दे दो इस केस में। तो इस केस में कौन टैक्स देगा, ओयो, गोवा, बीबो, मेक माई ट्रिप ही देगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन पता है क्या रखा, अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सप्लायर दे देगा, अगर सप्लायर का थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया तो सप्लायर ही दे देगा। देखो अब आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट ओला वाले केस में भी था क्या कि अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, नहीं। ओला वाले केस में सप्लायर कोई भी है, देखो एक होटल का मालिक हो उसकी अलग बात होती है, वो बड़ा आदमी होता है, कार चला रहा हो है ना, उसकी अलग बात होती है। इन्होंने कहा कि भले ओला वाले केस में भले ही सप्लायर का थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया, वो रजिस्टर्ड हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता, उस केस में ओला कंपनी ही टैक्स देगी। उसका तो एक्सेप्शन एक ही था कि सप्लायर कंपनी और ओमनी बस की सर्विस दे तो बात अलग है। सप्लायर अगर कंपनी और ओमनी बस की सर्विस दे तो बात अलग है। पर सेकंड वाले केस में, ओयो वाले केस में इन्होंने बोला अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर ही देगा, वो तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर ओयो कंपनी को बोलेंगे कि तुम टैक्स दे दो, ठीक है। सिमिलरली विद द केस ऑफ अर्बन क्लैप, अर्बन क्लैप पे जैसे कारपेंटर्स होते हैं, एसी रिपेयरिंग वाले होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं अर्बन क्लैप पे। तो ये सप्लायर भी बड़े ही होते हैं, ऐसे छोटे मोटे नहीं, दुकान उकान लेके बैठे होते हैं, पर अर्बन क्लैप पे रजिस्टर्ड होते हैं, अर्बन क्लैप पे लिस्टेड होते हैं, सॉरी। इन्होंने क्या बोला, देखो भाई वैसे तो अर्बन क्लैप पे टैक्स देगा, लेकिन अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर दे देगा, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर दे देगा। तो मतलब ओयो और अर्बन क्लैप की कहानी सेम है, ओयो और अर्बन क्लैप की कहानी सेम है। इन दोनों केस के अंदर क्या होगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर ही दे देगा, पर ओला वाले केस में ड्राइवर भले ही रजिस्टर्ड हो तो भी मतलब नहीं है, टैक्स ओला ही देगा। एक्सेप्शन एक ही था कि सप्लायर अगर कंपनी और ओमनी बस की सर्विस दी तो बात अलग है। अब आओ लास्ट में स्विगी या जोमेटो पे, इसका मतलब है रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑनलाइन। तो इन्होंने कहा स्विगी के केस में स्विगी जोमेटो ही टैक्स देंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर सप्लायर किसी होटल के अंदर हो, जैसे सप्लायर एक रेस्टोरेंट चलाता है, कैफे चला रहा है, जो भी चला रहा है, वो किसी होटल के अंदर हो और उस होटल में किसी भी रूम का डिक्लेयर टैरिफ मोर देन 7500 हो। मतलब जैसे मान के चलो आपको ताज से खाना मंगाना है स्विगी से, ताज की जो किचन है वो ताज होटल के अंदर है और उनमें किसी भी रूम का अगर टैरिफ मोर देन 7500 हो तो फिर उस केस में सप्लायर ही टैक्स देगा। अब समझना मेरी बात, आपने स्विगी जोमेटो से खाना मंगाया किसी कैफे या रेस्टोरेंट से, भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो भी टैक्स स्विगी जोमेटो ही देगा। समझना मेरी बात, स्विगी वाले केस में सप्लायर कब टैक्स देगा, जब सप्लायर की किसी होटल के अंदर आता हो और उस होटल में किसी भी रूम का टैरिफ 7500 से ज्यादा हो, एग्जैक्ट 7500 भी नहीं, ज्यादा हो 7500 से, तो सप्लायर टैक्स देगा। तो देखो ओयो और अर्बन क्लैप की कहानी अलग थी, उस केस में तो क्या था कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है सप्लायर दे देगा, पर ओला और स्विगी की कहानी अलग है। ओला और स्विगी में भले ही सप्लायर रजिस्टर्ड हो टैक्स ईसीओ ही देगा, पर दोनों का एक एक एक्सेप्शन था। ओला में एक्सेप्शन था कि सप्लायर कंपनी या ओमनी बस की सर्विस दे, ओमनी कंपनी भी है और ओमनी बस की सर्विस दे तो सप्लायर टैक्स दे सकता है। और अगर स्विगी के केस में क्या था कि सप्लायर क्या है, किसी होटल के अंदर हो और उसमें किसी भी रूम का डिक्लेयर टैरिफ मोर देन 7500 हो तो सप्लायर टैक्स दे। अब आप इसको पढ़ लेना, एक एक चीज कवर कर दी मैंने इसकी। इसी की तरह से आपका 9(5) भी खत्म होता है। अब 9(4) जो है वो एक ही केस में लगता है। 9(4) क्या बोलता है 9(4) देखो, कोई इतना काम का नहीं है पर सुन लो। 9(4) पे भी आरसीएम लगता है, जैसे 9(3) पे आरसीएम लगता है वैसे 9(4) पे भी आरसीएम लगता है। और 9(4) एक ही केस में लगता है जब सप्लायर कौन हो, अनरजिस्टर्ड हो, रिसीवर रजिस्टर्ड हो और सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रिसीवर रजिस्टर्ड हो। रिसीवर कौन है, बिल्डर। बिल्डर्स के ऊपर आए प्रोविजन जिनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स, मतलब ये बिल्डर वगैरह घर वगैरह बनाते हैं बिल्डिंग वगैरह, उन लोगों के लिए है। उन्होंने बोला कि अगर कोई बिल्डर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीद रहा है, बिल्डर क्या करते हैं, कैश में खूब पैसा होता है तो
इसी काम में लेते हैं, बिल्डिंग बनाने वगैरह के। इन्होंने क्या बोला, देखो सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड, रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। कैसे, अगर कोई बिल्डर है, उसको गवर्नमेंट ने बोला कि तुमको 80% सामान तो कम से कम रजिस्टर्ड आदमी से खरीदना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है, तुमको 80% सामान, ये लोग क्या करते हैं, बिल्डर जानबूझ के अनरजिस्टर्ड से खरीदते थे जिससे टैक्स बच जाए, और कैश में ट्रांजेक्शन करते थे जो रिकॉर्ड में ना आए। गवर्नमेंट ने कहा तुमको कम से कम 80% सामान तो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना पड़ेगा। देखो आज भी खूब बढ़िया हवा में हो रहा है, वो तो थोड़ा सा रेगुलेशन लगाया ये प्रोविजन लाके, पर इसका भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हो नहीं था प्रैक्टिकली। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 80% सामान तुमको रजिस्टर्ड आदमी से खरीदना ही पड़ेगा, बिल्डर को ऐसा बोला गया। अगर सपोज करो कोई बिल्डर 70% रजिस्टर्ड से खरीद रहा है और 30% अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है तुमको कहा था ना कि 80% रजिस्टर्ड से खरीदना है, अब 10% पे तुम आरसीएम में टैक्स दो। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुमको 80% रजिस्टर्ड से खरीदना है, 20% भले ही तुम अनरजिस्टर्ड से खरीद लो। अगर 80 से कम हुआ, 78 भी हुआ, 2% पे आरसीएम में टैक्स दो। लेकिन अगर सीमेंट या कैपिटल गुड्स हैं, जैसे कोई मशीन वगैरह खरीदते ना बिल्डर्स, वो तुम्हें 100% ही रजिस्टर्ड आदमी से खरीदना पड़ेगा। सीमेंट और कैपिटल गुड्स तो 100% ही रजिस्टर्ड आदमी से खरीदना पड़ेगा। यही पॉइंट लिखा हुआ है। लेस देन अगर आपने 80% सामान किसी रजिस्टर्ड से खरीदा, तो 73% रजिस्टर्ड से खरीदा और 27 अनरजिस्टर्ड से, तो 73 रजिस्टर्ड से खरीदा ना आपने, तो अब 7% पे आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर सीमेंट या कैपिटल गुड्स हैं, वो तो 100% ही रजिस्टर्ड से खरीदने पड़ेंगे। अगर 95 भी रजिस्टर्ड से खरीदे तो 5% पे आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। इतना कोई काम का नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां से भी आप पढ़े होंगे उन्होंने भी बढ़िया ही पढ़ाया होगा, लेकिन अब आपका रिवीजन और अच्छे से हो गया होगा विद डिटेल, ठीक है। थोड़ा लेवल हल्का सा ज़्यादा ही रहता है मेरी लेक्चर्स का, लेकिन बहुत फ्रूटफुल रहता है। एग्जाम में इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, ये मैक्सिमम लेवल होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।